स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। 5 मिनट तक जरूर देखें। आप सबको बता दूं, अगर स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट जरूर करें। जिस साल हमारे पेरेंट्स मरे थे उसी साल फैमिली कंपनी भी ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाली थी। मैंने विन को उसके सबसे बुरे वक्त में छोड़ दिया। 5 साल बाद उसकी कंपनी पब्लिक हो गई, वो सक्सेसफुल हो गई, वो ऐसी इंसान बन गई जिसे सब रिस्पेक्ट करते थे, सीईओ विन। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वो सबसे ज्यादा किसकी शुक्रगुजार है, उसकी आंखें ठंडी थी और आवाज नफरत से भरी हुई। उस भाई की जिसने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया। एक्चुअली नहीं, वो अब मेरा भाई भी नहीं है। वो अब कैसा है? रिपोर्टर ने सीईओ विन के भाई को ढूंढने के लिए पूरे देश में चलवा दी। रिवॉर्ड था 10 मिलियन, लेकिन उन्हें मैं कभी नहीं मिला। उन्हें सिर्फ मेरी वो डायरी मिली जो मैंने मरने से पहले लिखी थी। जब रिपोर्टर ने डायरी विन को दी, वो जम सी गई। डायरी पकड़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही सेकंड उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये नान का नया ड्रामा है या तुम लोगों ने सेटअप किया है? रिपोर्टर ने सिर हिलाया और ध्यान से मेरी डायरी वापस उठाई। ये सच में आपके भाई की डायरी है जो उसने मरने से पहले लिखी थी, और उनकी बॉडी, उसका ऑलरेडी क्रिमेशन हो चुका है। उसे क्लेम करने कोई नहीं आया, इसलिए क्रिमेटोरियम ने सब हैंडल कर दिया। रिपोर्टर अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि विन गुस्से में खड़ी हो गई। ये छोटा सा नाटक करके मत सोचना कि मैं उसे माफ कर दूंगी। जाकर नान को बोल दो, मेरा अब ऑलरेडी एक भाई है। नान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो मर भी गया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टर थोड़ा हिचकिचाया, तो फिर इस डायरी का क्या करें? विन ठंडी हंसी हंसी, पढ़ो इसे, मैं देखना चाहती हूँ वो कितना अच्छा झूठ बोल सकता है। डियर डायरी, हेलो, आज से प्लीज मेरा ख्याल रखना। अब तुम ही हो जो मेरे पास बचे हो। तुम्हें बताता हूँ, आज जब मैं फैमिली के दिए गिफ्ट्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब विन ने मुझे पकड़ लिया। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था, मैं बस चुपचाप चले जाना चाहता था, लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रुकने की भीख मांगने लगी। कहने लगी कि मैं ही उसकी अकेली फैमिली हूँ। एक पल के लिए मेरा दिल हिल गया, लेकिन मैंने अपना चेहरा ठंडा रखा और उसे धक्का दे दिया। कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, क्या तुम अब भी मुझे मेरे पसंद के मोटरसाइकिल मॉडल्स खरीद के दे सकती हो? मैं पानी की तरह पैसे उड़ाता हूँ, क्या तुम मुझे अफोर्ड भी कर सकती हो? रोज तुम्हारे साथ पैसे बचाने से बेटर है मैं किसी अमीर औरत को ढूंढ लूं जो मेरा खर्चा उठाए, और वैसे भी मुझे एक मिल चुकी है। विन घबरा गई। वो बार बार पूछने लगी कौन है वो। कहने लगी कि मुझे स्कैम मत होने देना, और कसम खाई कि वो और ज्यादा मेहनत करेगी, बहुत सारे पैसे कमाएगी और मुझे फिर से यंग मास्टर वाली लाइफ देगी। लेकिन पता है मैंने क्या बोला? मुझे स्कैम होना है, तुम्हें क्या? अगर तुम इतनी केपेबल हो, अगर तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो, तो मैं फिर भी तुम्हारा अच्छा छोटा भाई बन जाऊंगा। मैं घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कब होंगे? इतनी प्राउड विन, वो सच में मुझे रोकने के लिए घुटनों पर बैठ गई थी। काफी दिल तोड़ने वाला सीन था, है ना? मैं मुड़ गया। जब वो नहीं देख रही थी, मैंने आंखों के कोने से आंसू साफ किए। फिर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा मुझसे चिपकना बंद करे, मेरा फ्यूचर बर्बाद करना बंद करे। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दे दी। उस थप्पड़ ने विन को शॉक में डाल दिया। वो वहीं खड़ी रह गई, बेबस होकर देखती रही जब मैं अपना लगेज लेकर दूर चला गया। आई एम सॉरी विन, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। ये पेज पढ़ने के बाद रिपोर्टर लिन गहरी सांस लेता है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि सीईओ विन अपने भाई पर इतना डिपेंड करती थी, लेकिन कैमरा जैसे ही विन की तरफ मुड़ता है, उसके एक्सप्रेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आता। पत्थर की तरह ठंडी आवाज में वो हल्की सी बोलती हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। मैंने एक एहसान फरामोश कुत्ता पाला था। डियर डायरी, मैं वापस आ गया। आज मैं फिर एक और हॉस्पिटल गया था और टेस्ट्स करवाए। काश पहली डायग्नोसिस गलत होती, फिर मैं वापस जाकर विन से माफी मांग सकता था। मुझे बस अपना ईगो साइड में रखना पड़ता और वो पहले की तरह मुझे माफ कर देती। लेकिन जिंदगी मिरेकल्स नहीं देती। डॉक्टर ने मुझे बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये टर्मिनल लिवर कैंसर है, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मौत का डर इतना ज्यादा था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने तरस भरी नजरों से मुझे देखा और एडमिशन फॉर्म पकड़ा दिया। मैं पेमेंट मशीन के पास गया, एक बार अमाउंट देखा और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। ठीक है, मेरे अकाउंट में अभी भी विन का बैंक कार्ड लिंक्ड है। बेटर होगा उसके पैसे बच जाएं। वैसे भी मैं जल्दी मरने वाला हूं, क्यों बर्बाद करूं वो पैसे जो उसने इतनी मुश्किल से कमाए हैं। जब उनके पेरेंट्स के साथ काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेकर भाग गया था, कंस्ट्रक्शन डील टूट गई, फाइनेंसेस कोलैप्स हो गए, पेरेंट्स प्रेशर में टूट चुके थे, और एक बिजनेस डिनर के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। सब कुछ विन के कंधों पर आ गिरा। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे डेट कलेक्टर्स घर आए और हर वो चीज ले गए जो बेची जा सकती थी, और विन सिर्फ मेरी ओवरसीज एजुकेशन के लिए लाखों बचाने के चक्कर में वो उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गई थी और भीख मांग रही थी। लेकिन एंड में बैंक ने सब कुछ सीज कर ही लिया। कर्जा चुकाने के लिए विन ने हर जगह से पैसे उधार लिए। इतनी शराब पी कि उसके पेट से ब्लीडिंग होने लगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन उसके पास रिकवर करने का वक्त नहीं था, पैसे भी नहीं थे। होश आते ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर सीधा क्लाइंट्स के पीछे भागने लगी। लोगों
के सामने झुकने लगी, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई हेल्प कर दे। मैं रोता रहा और उसे रेस्ट करने के लिए कहता रहा, लेकिन वो कहती थी कि वो लोहे की बनी है, उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी बेवकूफ नहीं थी वो? मैं उसका बर्डन शेयर करना चाहता था। मैं विन को बताना चाहता था कि मुझे अब्रॉड स्टडी नहीं करनी, मैं अब पहले वाला स्पॉइल्ड यंग मास्टर नहीं रहा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ और उसका ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त मुझे दुनिया की सबसे महंगी बीमारी हो गई। डियर डायरी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बेकार हूँ? रिपोर्टर लिन की आंखें लाल हो जाती हैं। लगता है आपके भाई के पास सच में घर छोड़ने की वजह थी? इतनी छोटी उम्र में टर्मिनल लिवर कैंसर, कितना ट्रेजिक है। विन ठंडी सी हंसी, काफी अच्छा सिंपैथी ड्रामा है। रिपोर्टर लिन, उसके झांसे में मत आइए, नन हमेशा से बहुत अच्छा झूठा रहा है। बचपन में स्कूल स्किप करने के लिए उसने फेक स्प्रेन्ड एंकल का ड्रामा किया था। पूरी फैमिली पैनिक में उसे हॉस्पिटल ले गई थी। उसकी एक्टिंग हमेशा फर्स्ट क्लास रही है। हो सकता है कल रात फिर मुझे नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि मैं सोना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि दर्द ने सोने ही नहीं दिया। बीमारी और खराब होती जा रही है। पेन किलर्स के बिना सच में दिन निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और अभी एक और ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम है। अगर मैंने जल्दी रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड मुझे घर से बाहर निकाल देगा। लगता है मैं सच में वो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ जिसे मैं और विन बचपन में पुल के नीचे सोना बोलते थे। पुरानी मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में ये सब मुझे बहुत कूल लगता था, लेकिन अब जब बड़ा हो गया हूँ सच में डर लग रहा है। मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मजबूरी में मैंने ऑनलाइन वो गिफ्ट सेल करने के लिए डाल दिए जो मॉम और डैड ने मुझे दिए थे। वो उन गिरती की चीजों में से थे जो मैं अपने साथ लाया था, लेकिन जब लोग सच में उन्हें खरीदने के लिए मैसेज करते, मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। सच तो ये था, मैं उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर में भूख और दर्द से टूटकर मैंने कार्ड से 500 निकाल लिए। विन, आई एम सॉरी, मैंने फिर तुम्हारे पैसे यूज कर लिए। गरीबी ने मेरी नखरे वाली ईटिंग हैबिट्स ठीक कर दी। जब भूख से मेरी हालत खराब हो गई थी, तब मैंने डस्टबिन में पड़ा आधा खाया हुआ गंदा बन भी उठाकर खा लिया, और सच कहूं उतना बुरा भी नहीं था। गरीबी सच में यंग मास्टर वाली आदतें निकाल देती है। मैंने सुपरमार्केट से स्टीम्ड बंस का एक बैग और पानी का जग खरीदा, फिर फार्मेसी से पेन किलर्स लिए। जो पैसे बचे उन्हें संभाल कर रख दिया। मेरे टीचर का फिर कॉल आया। वो मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कह रहे थे। कहने लगे कि मेरे जैसे ग्रेड्स वाला स्टूडेंट ऐसे अचानक गायब नहीं होना चाहिए। मुझे डर था कि वो विन को कांटेक्ट कर लेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने विन को कॉल कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही विन का फोन आया था। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। नियॉन, मुझे पता है तुम मेरा सामना नहीं करना चाहते, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस औरत के साथ हो, लेकिन उसके लिए अपनी पढ़ाई बर्बाद मत करो। क्या मॉम और डैड ने तुम्हें ऐसा बनाया था? बस 10 दिन ही हुए थे उसकी आवाज सुने हुए, लेकिन मुझे लगा जैसे आधी जिंदगी बीत गई हो। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि रोने की आवाज न निकले, लेकिन आंसू फिर भी रुक नहीं पाए। विन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दूसरी तरफ से उसने पेशेंस खो दिया और आखिरी बार कहा, ये सब बंद करो वरना मैं सच में तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। फिर उसने फोन काट दिया। मैं बहुत देर तक रोता रहा। डियर डायरी, मैं विन को ब्लॉक करने वाला हूँ। मैं जाकर विड्रॉल पेपर वर्क कंप्लीट कर दूंगा। रिपोर्टर लिन नोटिस करता है कि विन का ध्यान कहीं और है। वो चुपचाप रुकता है, आंख के कोने को साफ करता है, फिर अगला पेज पलट देता है। डियर डायरी, मैंने जगह बदल ली है। पुरानी जगह 50 पर नाइट लेती थी, बहुत महंगी थी। मैं पूरा दिन सिटी में घूमता रहा, पैर दर्द करने लगे। तब जाके साउथ साइड के एक शांत अर्बन विलेज में रूम मिला, 30 पर नाइट। रूम में 4 बेड्स हैं। मेरे सामने एक अजीब सा बुढ़ा आदमी रहता है। उसे देखते ही मुझे डर लगने लगा। मैंने पास वाली लड़की की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा। वो मेरे नीचे वाले बंक पर सोती थी। उसका नाम सनी था। उसने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना। वो सच में बहुत अच्छी थी। उस रात मैंने मेडिसिन ली और आराम से सो गया। मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मॉम और डैड मुझे और विन को डिज्नीलैंड ले गए थे। क्योंकि मुझे आयरन मैन बहुत पसंद था, विन मेरी जगह घंटों लाइन में खड़ी रही। जब फाइनली उसका टर्न आया, उसमें मेरा नाम पुकारा और मुझे आयरन मैन परफॉर्मर के सामने पुश कर दिया। आखिरकार मैं अपने हीरो से मिला और फोटो भी ली। मैं इतना ज्यादा स्माइल कर रहा था कि मेरी आंखें आधी बंद हो गई थी। मॉम, डैड और विन पास खड़े होकर खुशी से देख रहे थे। लेकिन फोटो के बाद जब मैं मुड़ा, वो सब गायब हो चुके थे। चमकता हुआ आसमान अचानक अंधेरा हो गया। मैं पैनिक में हर जगह उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मैं अचानक नींद से उठ गया, पूरा पसीने में भीगा हुआ। सनी कंसर्न के साथ मुझे देख रही थी। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया। सनी ने पूछा, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे सब सच बता दिया। जब मैं बोलकर खत्म हुआ, उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहें बहुत गर्म थी। सनी ने बताया कि वो ऑर्फन है। अडॉप्ट होने के बाद उसका फॉस्टर फादर उसके साथ अब्यूज करता था। वो और सह नहीं पाई और घर से भाग गई। तब से वो अकेले ही रह रही थी। हर तरह के लोग देखे थे उसने और खुद को बचाने के बहुत तरीके सीख लिए थे। ओल्ड मैन, तुम जैसे इंसान को मेरे जैसे किसी की जरूरत है, उसने कहा। सनी ने मुझे पैसे बचाने के बहुत ट्रिक सिखाए, जैसे सुपरमार्केट में जाकर एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुके आइटम्स ढूंढना। कुछ स्टोर्स तुम्हें थोड़ा रिफंड दे देते हैं, कुछ पैसे नहीं देते लेकिन एक्सपायर्ड फूड फ्री में ले जाने देते हैं। सनी ने मुझे ये भी सिखाया कि मार्केट वाले जो सब्जियों के बचे हुए टुकड़े फेंक देते हैं, उनमें से सड़े हुए पार्ट्स काट दो और बाकी को उबाल लो, पेट भरने के लिए एनफ होता है। सनी मुझे पार्ट टाइम काम पर भी साथ ले जाती थी। एक दोपहर में हमने $60 कमा लिए। जब मैंने वो पैसे हाथ में पकड़े, बहुत टाइम बाद पहली बार लगा कि शायद मैं इतना बेकार भी नहीं हूँ। मैंने सोचा अगर मैं रोज इतना कमा लूं तो मरने के बाद विन के लिए भी कुछ पैसे छोड़ सकता हूँ। ये सोचकर मैं जोर से हंस पड़ा। सनी मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। $60 कमाकर इतना खुश हो रहे हो? उसने मेरे फोरहेड पर हल्का सा टैप किया। तुम्हारी कोई एम्बिशन ही नहीं है। रूम के उस अजीब बुढ़े पर नजर रखने के अलावा
हमें ये रेस भी लगानी पड़ती थी कि कौन पहले वॉशरूम यूज करके बेड पर पहुंचता है, क्योंकि रात 10 बजे लाइट और पानी दोनों बंद हो जाते थे। और पता है, यहाँ रहना सच में थोड़ा खुशियों भरा लगने लगा था। लाइट से भी जाने वाली है, गुड नाइट। रिपोर्टर लिन नोटिस करता है कि क्रीपी बुढ़े वाला पार्ट पढ़ते वक्त हमेशा ठंडी रहने वाली सीईओ विन ने चुपचाप अपनी मुट्ठी कस ली। एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कि शायद विन अपने भाई से उतनी नफरत नहीं करती जितनी दिखाती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को समझा देता है कि शायद उसका वहम था। वो अगला पेज पलटकर पढ़ना कंटिन्यू करता है। डियर डायरी, मैंने वो जगह भी छोड़ दी। कल सनी ने मुझे खून खांसते हुए देख लिया। उसके पास खुद के सेविंग्स भी बहुत कम है, फिर भी वो जिद करके मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। मैंने उससे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि मेरा फैमिली से झगड़ा हो गया है, लेकिन अब मैं उससे सच छुपा नहीं पाया। शायद मैं सच में मनहूस हूँ। मैं विन को बर्डन नहीं बनाना चाहता, और न ही उस स्ट्रॉन्ग और वार्म हार्टेड लड़की को जिसे मैं अभी अभी मिला हूँ। एक बार उसने मुझे बताया था कि वो पैसे जोड़ रही है ताकि एक दिन अपनी ऑटो रिपेयर शॉप खोल सके, एक ऐसी जगह जिसे वो घर कह सके। मैं तुम्हारी एज की किसी इंसान को यूं मरने नहीं दूंगी, उसने जिद्दी आंखों के साथ कहा था। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन दिल में मैं उससे ऑलरेडी अलविदा कह रहा था। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान लेकर वहां से निकल गया। मैं अभी झुककर ये लिख रहा हूँ, मेरे पैर सुन्न पड़ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ओके, मेरी बॉडी अब और जल्दी खराब हो रही है, अब मुझे खून की उल्टियां भी होने लगी हैं। थोड़ी देर पहले भी मैं रोक नहीं पाया। रास्ते से गुजरते लोग मुझे देखकर डर गए, वो पीछे हटने लगे, उंगली दिखाकर धीरे धीरे बातें करने लगे। मैं खुद में सिमट गया और काफी देर बाद जाकर दोबारा सिर उठा पाया। तब मैंने देखा कि इस डायरी पर खून टपक गया है। मैंने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग और फैल गया। सॉरी डियर डायरी, तुम्हें गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस दर्द कंट्रोल ले लेता है। जब मैं वहीं झुककर रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, तब पुराने कपड़े पहनी एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। मैंने कितनी भी मना की, वो बस पैसे छोड़कर चली गई। मैं चुपचाप उसके पीछे गया। वो अपने डिसेबल्ड हस्बैंड के साथ ही। उसके हस्बैंड ने एक छोटे बच्चे को गोद में लिया था। औरत ने अपने बाल का एक स्ट्रैंड कान के पीछे किया, बेबी के गाल पर किस किया और फिर दोबारा अपने फ्रूट्स बेचने के लिए आवाज लगाने लगी। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। जब अंधेरा होने लगा तब तक मेरी आधी बॉडी ठंड से सुन्न हो चुकी थी। उसके आधे से ज्यादा फ्रूट्स अब भी नहीं बिके थे। उसने थक कर एक सांस ली। उसके हस्बैंड ने उसे कुछ तसल्ली देने वाली बातें कही। दोनों सामान पैक करने लगे और बेबी को पास रखी टोकरी में बिठा दिया। मैंने अपनी कैप नीचे खींची और जल्दी से उनके पास गया, और जब वो नहीं देख रही थी, मैंने चुपचाप वो पैसे बेबी के कपड़ों में वापस रख दिए। बुरा नहीं लिखता, ये थोड़ा इमोशनल भी हो गया था मैं। स्पॉन्सर ने पैसे देने बंद कर दिए क्या? अब फिक्शन लिखकर कमा रहा है। रिपोर्टर लिन, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठकर ऑलरेडी बहुत पैथेटिक फील कर रही हूँ। अगर वो सिर्फ मुझसे सामना करने से डरकर अपनी डेथ फेक कर रहा है, तो मैं उसे सच में मरा हुआ ही मान लूंगी। इतना कहकर विन बिना पीछे देखे उठकर चली गई। इंटरव्यू खत्म हो गया, लेकिन एपिसोड इंटरनेट पर ब्लास्ट हो गया। किसी ने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जिसमें पता चला कि 5 साल पहले जब विन ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ा था, तब वो रेगुलर थेरेपी क्लिनिक जाया करती थी। लोगों ने कंक्लूड किया कि पेरेंट्स की डेथ और भाई के धोखे ने उसे सिवियर डिप्रेशन में डाल दिया था। जब कंपनी रिकवर होने लगी, तब उसने एक और भाई अडॉप्ट कर लिया, और ये डायरी इंटरनेट पर एक नई डिबेट छिड़ चुकी थी। कुछ लोग नियॉन को बुरी तरह गाली दे रहे थे। डेथ फेक करके अटेंशन चाहिए इसे, पैसे के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया, खुद भाग गया और बैंक्रप्सी का सारा प्रेशर उसकी सिस्टर पर छोड़ दिया। अब जब विन सक्सेसफुल हो गई है, तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है सिंपैथी लेने के लिए। डायरी भी लिख ली इमोशनल बनने के लिए। बुरा हुआ उसके साथ। विन के पास ऑलरेडी नया भाई है। रूमर्स ये भी थे कि विन ने अपने नए भाई के 18th बर्थडे पर पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक कर दिया था और उसे लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी। वो लिटरली स्पॉइल्ड प्रिंस की तरह ट्रीट होता था। लेकिन सब लोग कन्विंस्ड नहीं थे। कुछ लोग कह रहे थे शायद कहानी में और भी कुछ है। ये डायरी बहुत रियल लगती है। इसमें जो इमोशंस है, मुझे नहीं लगता कोई सिर्फ पैसे के लिए इतना लिखेगा। चाहे लोग जो भी सोच रहे हो, सब एक ही चीज जानना चाहते थे, नियान की डायरी में आगे क्या लिखा है। रेटिंग्स के लिए पागल हो चुका स्टेशन फिर से विन के पास गया और पूछा कि क्या वो डायरी पब्लिक करने देगी। ये बड लक था या सच में उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं जानता। लिन यी ने विन का जवाब बताया, डायरी स्टेशन को हैंडल करने के लिए दे दी गई है, उसे रिलीज करना है या डिस्ट्रॉय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यी ने एक और बात ऐड की, विन ने सिर्फ एक बात क्लियर बोली है, उसका सिर्फ एक ही भाई है और उसका नाम तुम हो। इंटरनेट पर कुछ लोग इस बात पर पागल हो गए। अब देखते हैं नियॉन कितनी एक्टिंग करता है जब विन को उसकी परवाह ही नहीं। ग्रीन सिग्नल मिलते ही स्टेशन ने लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया। टाइटल था नियान्स डायरी बिफोर डेथ। रिपोर्टर लिन स्क्रीन पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आया। आप सबकी तरह मैंने भी ये डायरी पहले से नहीं पढ़ी है। सीईओ विन की परमिशन के साथ आज मैं ये डायरी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज कमेंट्स में थोड़ा काइंड रहना। एक सेकंड में ही लाखों लोग लाइव स्ट्रीम में फ्लड हो गए। 1 मिनट के अंदर व्यूअर्स 1 मिलियन क्रॉस कर गए। हर कोई बस एक ही चीज का वेट कर रहा था, रिपोर्टर लिन कब डायरी खोलेगा। दूसरी तरफ विन के ऑफिस में लिन यी उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। काफी देर हेजिटेट करने के बाद वो धीरे से बोलता है, सीईओ विन, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया। विन ने सर तक नहीं उठाया। मैंने कहा था ना, मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना। रिपोर्टर लिन धीरे से गहरी सांस लेता है और डायरी खोल देता है। डियर डायरी, आज मुझे एक डॉग मिला। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी इंजर्ड टांग घसीटते हुए मेरे पीछे आ रहा था, धीरे धीरे रो रहा था। मुझे पता था कि मैं खुद का ध्यान रखने की
कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए मैंने दिल सख्त किया और आगे चल दिया। लेकिन 2 कदम बाद ही मैं वापस मुड़ गया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उस छोटे येलो डॉग की आंखें चमक उठी। वो बार बार मेरी पाम लिक करने लगा। मैंने बस एक गहरी सांस छोड़ी। उसे क्लियरली पता था कि मैं इजीली पिघल जाता हूँ। मैंने उसका नाम लकी रखा, बस ये होप करते हुए कि उसकी लाइफ लंबी और खुशियों से भरी हो, मेरी तरह ना खत्म हो। मैं लकी को वेटनरी क्लिनिक ले गया। सिर्फ चेकअप ही नहीं, सारे पैसे खत्म कर दिए। सर्जरी का कॉस्ट 2000 था और अगर सर्जरी नहीं होती तो लकी मर जाता। मैंने अपनी बाहों में बैठे लकी की तरफ देखा और डॉक्टर से धीरे से पूछा, क्या मैं इसे कुछ दिन बाद वापस ला सकता हूँ? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया, और डिले नहीं, कल तक ले आओ वरना देर हो जाएगी। मैं लकी को गोद में लिए क्लिनिक से बाहर निकला, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और टूट चुका था। रोड के कोने पर बैठ गया और उससे बात करने लगा। तुम कितने बेवकूफ हो, इतने सारे अमीर लोगों में से तुम्हें मैं ही मिला, एक ऐसा इंसान जो खुद मरने वाला है। वो भी ठीक था, लेकिन मैं तो बिल्कुल कंगाल भी हूँ। मैं 2000 कहाँ से लाऊंगा? डॉग को मेरी बात का कुछ समझ नहीं आया। वो बस खुशी से पूंछ हिला रहा था, जैसे सिर्फ घर मिल जाना ही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हो। उसे देखकर मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं एटीएम के पास गया, काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से 2000 निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। लास्ट टाइम विन, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे पैसे यूज कर रहा हूँ। लेकिन कार्ड ब्लॉक हो चुका था। विन ने उसे बंद कर दिया था। मेरा दिल सीधा डूब गया। वैसे भी मैं ही था जिसने कहा था कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उसके पास मुझे पैसे देने की कोई वजह नहीं थी। मैं विन को कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन लकी के लिए मेरे पास चॉइस नहीं थी। मैंने उसका नंबर अनब्लॉक किया और कॉल लगा दी। फोन बहुत देर तक बजता रहा। मुझे लगा वो आंसर नहीं करेगी, लेकिन फिर उसने उठाया। उसकी आवाज में ठंडी सी हंसी थी। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? पहले मुझे ब्लॉक किया और अब खुद कॉल कर रहे हो। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं, या फिर पैसे खत्म हो गए? उसका हर लफ्ज सीधा दिल में चुभ रहा था। मैं बिना कुछ बोले फोन काट देना चाहता था, लेकिन लकी मेरी बाहों में था। मैंने धीरे से कहा, मुझे 2000 भेज दो। कुछ सेकंड्स के लिए विन चुप हो गई, फिर उसकी आवाज धीरे धीरे गुस्से से भर गई। इतने दिनों बाद कॉल किया और एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, खाना खा रही हूँ या नहीं, सोती हूँ या नहीं, या तुम्हारी कमी महसूस की या नहीं। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, बस इतना ही ना? मैंने अपने होंठ जोर से दबा लिए। मुंह में नमकीन और खून जैसा टेस्ट भर गया। मैंने मुश्किल से उसे अंदर रोका और सीधा जवाब दिया, हाँ। एक पल के लिए लगा जैसे विन की सांस ही रुक गई हो। फिर उसने धीरे से कहा, फाइन, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं सब दे दूंगी। खुश? मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। नैन, तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है। फिर उसने फोन काट दिया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं वहीं रोड पर झुक गया और खून की उल्टी करने लगा। इतना खून की अंधेरी सड़क पर भी क्लियरली दिख रहा था। लकी डर गया था। वो बार बार रोते हुए मेरा चेहरा लिख कर रहा था। मैंने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं उस दर्द का आदी बन चुका था। सीने का दर्द उससे भी ज्यादा था। मैंने फोन चेक किया। विन ने 20,000 भेजे थे। जब मैंने एक्स्ट्रा पैसे वापस भेजने की कोशिश की, तब पता चला उसने मुझे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। मैं लकी को गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। तब मुझे समझ आया, विन सच में मुझे छोड़ चुकी है। मैं हमेशा चाहता था कि वो मुझे भूल जाए, मुझसे नफरत करे, मुझे कट ऑफ कर दे, लेकिन जब उसने सच में ऐसा किया तो दर्द से मेरी सांस तक रुकने लगी। लकी, अब मेरा कोई घर नहीं रहा। लाइव कमेंट्स तेजी से फ्लड हो रहे थे। यार, ये इतना हार्ड हिट क्यों कर रहा है? अगर बंदा एक्टिंग भी कर रहा है तब भी स्टोरी बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आगे पढ़ो। लकी का क्या हुआ? डॉग झूठ नहीं बोल सकता, उसे बस घर मिलने की खुशी थी। अब भी कुछ लोग नैन को फ्रॉड बोल रहे थे, सिंपैथी के लिए विक्टिम कार्ड खेलने वाला कह रहे थे, लेकिन पहले के कंपैरिजन में वो आवाजें समुद्र में एक बूंद जैसी रह गई थी। अब ऑलमोस्ट सब लोग सिर्फ लकी का फ्यूचर जानना चाहते थे। कमेंट्स देखकर रिपोर्टर लिन खुद को संभालता है और अगला पेज पलटता है। डियर डायरी, काफी टाइम हो गया। गुड न्यूज, लकी की सर्जरी हो गई, अब वो हेल्दी है। बस एक प्रॉब्लम है, लकी बहुत ज्यादा क्लिंगी हो गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाता है। रात को सोते वक्त भी मेरे पैरों के पास कर्ल होकर सो जाता है। और बुरी खबर, मेरी बीमारी और ज्यादा खराब हो गई है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम बचा है, शायद 1 महीने से भी कम। अब जब मैं फार्मेसी जाकर एक साथ बहुत सारे पेन किलर्स खरीदता हूँ, स्टाफ मुझे शक की नजरों से देखते हैं, जैसे मैं कोई एडिक्ट हूँ। अच्छा हुआ मेरे पास अभी भी मेडिकल रिपोर्ट है। थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं, लेकिन पेन किलर्स का असर अब कम होता जा रहा है। बस सोने के लिए भी मुझे पहले से ज्यादा टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। कल फ्लायर्स गाड़ते वक्त मैं अचानक रोड पर गिर गया। लकी बहुत डर गया था। वो पागलों की तरह भौंक रहा था, मेरा चेहरा लिख कर रहा था। तब एक काइंड स्ट्रेंजर मुझे हॉस्पिटल ले गया और एक नया बिल ऐड हो गया। जब मैंने सब कैलकुलेट किया तो सिर्फ पार्ट टाइम की अर्निंग ही नहीं गई, बल्कि उससे ज्यादा पैसे खर्च हो गए। डॉक्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें तुरंत एडमिट होना पड़ेगा, हमें तुम्हारी फैमिली को कांटेक्ट करना होगा। इस रेट पर शायद तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी। मैंने बस वेग सा जवाब दिया और जल्दी से वहां से निकल गया। हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा है। एंट्रेंस के बाहर मुझे लकी मिल गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उस रात दर्द ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। लकी मेरी तकलीफ समझ रहा था, वो परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। बस मेरे पास चिपक कर बैठा रहा और बार बार मुझे लिख करता रहा, जैसे
जैसे उसकी भी आंखों में आंसू हों। मैंने मुश्किल से हाथ उठाकर उसे प्यार से टच किया। इट्स ओके। लेकिन अगले ही सेकंड मैं बाथरूम की तरफ भागा और टॉयलेट पर झुककर उल्टियां करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी अंदर बची हर चीज बाहर निकाल देना चाहती हो। मुझे नहीं पता कितनी देर तक चलता रहा, बस उल्टी, दर्द और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, लकी मेरा चेहरा लिख कर रहा था। मैंने मिरर में देखा और खुद ही डर गया। क्या हालत हो गई थी मेरी। बाल पतले हो गए थे, स्किन पीली पड़ चुकी थी। मेरे पहले वाले सॉफ्ट गोल चीक्स अब इतने अंदर धंस गए थे कि जॉ बिल्कुल शार्प लग रहा था। विन मजाक में कहती थी कि मेरा बेबी फेस मुझे बहुत हार्मलेस दिखाता है, लेकिन अब लगता है ये चेहरा हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। हमेशा यंग दिखना अच्छी बात नहीं होती। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता था, विन के साथ रहना चाहता था, उसे अपनी लाइफ बनाते देखना चाहता था, प्यार करते हुए, खुश रहते हुए। मैंने मुंह धोया, अपने गालों पर हल्की थपकी दी और खुद को थोड़ा मोटिवेट किया। इस सब में एक अच्छी बात तो है, कम से कम विन मुझे इस हाल में नहीं देख सकती, वो डर जाएगी। मैंने मुश्किल से पेन किलर्स मिगले और आखिरकार नींद आ गई। लेकिन आधी रात को तेज बुखार में मेरी आंख खुल गई। डियर डायरी, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे विन की याद आ रही है, बहुत ज्यादा। मैं बस उसे एक बार और देखना चाहता हूँ, दूर से ही सही। इतनी सी विश ज्यादा तो नहीं है ना। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। लकी भी मेरे साथ आ रहा है। मैंने हैट पहना, फेस मास्क लगाया और ब्लैक कोट पहना। काफी कूल लग रहा हूँ, बिल्कुल स्पाई की तरह। मुझे बस दूर से एक बार विन को देखना है। डियर डायरी, मैं वापस आ गया। विन बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी, शार्प और बहुत ब्यूटीफुल। शायद पहले से थोड़ी लंबी, लेकिन ज्यादा पतली भी। मैंने खुद से कहा था कि बस एक बार देखूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी। पहले वो कितनी आसानी से स्माइल कर लेती थी। पता ही नहीं चला कब मैं उसके पीछे चलने लगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विन हॉस्पिटल क्यों जा रही थी या थेरेपिस्ट से क्यों मिल रही थी। उसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा। पहले तो उसने मना कर दिया, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन जब मैंने बार बार रिक्वेस्ट की तो उसने गहरी सांस ली और जितना बता सकता था उतना बताया। विन बीमार है, बहुत सीरियस। पेरेंट्स की डेथ ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और मेरे चले जाने ने सब और खराब कर दिया। वो खुद को ब्लेम करती थी। उसे लगता था कि वो इनफ नहीं थी। वो मेरा ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए मैं उसे छोड़कर चला गया। इसी वजह से विन ने खुद को हर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। मैं रो पड़ा, फिर आंसुओं के बीच में हंसने लगा। कितनी बेवकूफ है वो। बेकार तो मैं था। मैं ही था जो उसके लिए बर्डन बना हुआ था। विन दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। वो पूरे साल अपने पॉकेट में नहीं बचाती थी, सिर्फ मुझे एक एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। स्कूल में जिसने भी मुझे बुली किया, विन उन सबको इतना पीटती थी कि वो उठ नहीं पाते थे, चाहे उसे पनिशमेंट ही क्यों ना मिले। पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने सब कुछ अकेले हैंडल किया, सारा प्रेशर अपने कंधों पर उठाया और फिर भी मुझे कंफर्टेबल लाइफ दी। मैं उसे कैसे कभी नीचा समझ सकता था। रिपोर्टर लिन अचानक रुकता है और डायरी कैमरा के सामने उठाता है। इस पेज को नोटिस करिए, सिर्फ हैंडराइटिंग ही नहीं, यहाँ आंसुओं के दाग भी हैं जो सूख चुके हैं। वो बहुत देर तक रोता रहा होगा। पूरा पेज आंसुओं से भीग गया था। रिपोर्टर लिन की अपनी आंखें भी चमक रही थी। वो मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज संभालता है। मैं सच में बहुत यूजलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बस देखता रहा जब विन मेरे सामने से गुजरी, लेकिन मेरे पास उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली थी, लेकिन उसने मुझे पहचाना ही नहीं। और वैसे भी अब मेरी जो शक्ल हो गई है, मुश्किल से इंसान लगता हूँ। शायद बेहतर है वो मुझे दोबारा कभी ना देखे। मैं नहीं चाहता विन मेरे लिए और दुख सहे। डियर डायरी, मैंने डिसाइड कर लिया है, धीरे धीरे इतने दर्द में मरने से बेटर है मैं खुद ही सब खत्म कर दूं। तुम्हें लगता है मैं सही हूँ? शायद बीमारी मेरी सोच को खराब कर रही है। मैं तुमसे बात करता रहता हूँ, लकी से भी, जैसे तुम दोनों मुझे जवाब दोगे। लेकिन लकी का क्या? मैं उसे बस ऐसे छोड़ नहीं सकता। मैं लकी को विन को देना चाहता हूँ ताकि वो उसका साथ दे सके और लकी का भी ख्याल रखा जाए। मैं स्मार्ट हूँ ना? लेकिन फिर मुझे याद आया, कल मेरा बर्थडे है। मैं एक दिन और रुकूंगा। मैं अपने बर्थडे वाले दिन मरना नहीं चाहता। पिछले साल मेरे 17th बर्थडे पर मॉम और डैड ने मेरे लिए कस्टम लिमिटेड एडिशन गेमिंग सेटअप बनवाया था। जब मैंने उसे खोला था, डैड ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर बहुत जोर से हंसा था। वो कह रहे थे कि मैं दुनिया का सबसे कूल किड हूँ। और विन ने मुझे एक मैकेनिकल वॉच गिफ्ट की थी। उसका डायल लाइट में चमक रहा था, बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन वो सारे गिफ्ट्स कब के डेट चुकाने में सीज हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ वो गिफ्ट्स बचे हैं जो ज्यादा महंगे नहीं थे, वो जो मैं हर जगह अपने साथ रखता हूँ। जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भी मैं उनमें से एक भी बेच नहीं पाया। रात को सोते वक्त मैं उस ब्राउन स्टफ बेयर को पकड़कर सोता हूँ जो मॉम ने मुझे 8 साल की एज में दिया था, जैसे मैं उन्हें ही पकड़कर सो रहा हूँ। मॉम, डैड और विन ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे 18th बर्थडे पर सबसे ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, अपने लिटिल प्रिंस के लिए एक परफेक्ट पार्टी। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ लकी है। मैं उसे जोर से गले लगाता हूँ, बस उसी की वार्मथ बची है मेरे पास। लकी शायद मेरी फीलिंग्स समझ गया था। वो बार बार अपनी गर्म जुबान से मेरी पाम और फेस लिक करने लगा, मुझे कंफर्ट देने की कोशिश करते हुए। थोड़ी गुदगुदी सी हुई। मैं हंसा और लकी के सर पर किस किया। मैं उसे लेकर एक बेकरी गया। मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले मैं पेरेंट्स के दिए हुए 3-4 टीयर केक्स को भी इग्नोर कर देता था, लेकिन अब इतने टाइम बाद उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। मैं बस खड़ा उनके प्राइस टैग्स देख रहा था, $100s of और मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। क्लर्क इरिटेट होकर मेरे पास आई, लेना है या नहीं? नहीं लेना तो साइड हो जाओ। फिर उसकी नजर मेरे बाहों में बैठे लकी पर गई और उसने भौएं सिकोड़ ली। पेट्स अलाउड नहीं है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने एक और आदमी को डॉग के साथ अंदर जाने दिया था, शायद इसलिए क्योंकि लकी बहुत स्क्रफी लग रहा था। मेरे पास उसे ग्रूमिंग
ग्रूमिंग करवाने के पैसे नहीं थे। मैंने बार बार सॉरी बोला और सबसे चीप चीज ऑर्डर की, एक छोटा चॉकलेट कपकेक, $20। मैं पास के पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया, लकी को बाहों में लिए हुए। कोई कैंडल्स नहीं थी। मैंने चुपचाप दिमाग में ही पूरा बर्थडे का रिचुअल इमेजिन किया, फिर आंखें बंद करके विश मांगी। मैं होप करता हूँ लकी हमेशा सेफ और हेल्दी रहे, विन सक्सेसफुल हो, लंबी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहे। मैंने आंखें खोली और कपकेक लकी की तरफ बढ़ा दिया। वो बहुत खुशी से उसे खाने लगा, जैसे मेरी एडल्टहुड सेलिब्रेट कर रहा हो। मुझे भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन बस कुछ बाइट्स के बाद ही मुझे कपकेक नीचे रखना पड़ा और मैंने सब उल्टी कर दी। उसके बाद मैं लकी को पेट सैलून ले गया नहाने के लिए। $200। ओनर ने कहा उसने इतना वेल बिहेव डॉग कभी नहीं देखा। मैं लकी को वापस ले आया, बिल्कुल क्लीन और अच्छी स्मेल करता हुआ। मैंने अपना चेहरा उसके फर में दबा दिया और गहरी सांस ली। लकी यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है और अब मैं ये गिफ्ट विन को देना चाहता हूँ। होप करता हूँ वो मेरी जगह लकी का ख्याल रखे और लकी मेरी जगह उसका साथ दे। कार्ड में अभी भी वो 20,000 पड़े हैं, मैं वो भी चुपचाप उसके डोर के नीचे से स्लाइड कर दूंगा। अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ तो इसके बाद डायरी में कोई और एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कल मैं मॉम और डैड को दूसरी दुनिया में मिलने जा रहा हूँ। डियर डायरी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। लकी, मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा और विन, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सबको लगा डायरी यहीं खत्म हो गई, लेकिन रिपोर्टर लिन इंस्टिंक्टिवली अगला पेज पलट देता है और उसमें और लिखा होता है, आई एम सॉरी लकी, मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया। क्या विन को लगा तुम्हारा ऑलरेडी कोई ओनर है, या फिर वो तुम्हें नहीं चाहती थी? मैं पास ही छुपकर वेट कर रहा था कि विन तुम्हें अपने साथ ले जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन लकी लीश तोड़कर मेरी तरफ भाग आया। अगर मैंने खुद लकी को विन के हाथ में दिया होता तो क्या सब ठीक होता? मैं रोता रहा, भीख मांगता रहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ लकी, प्लीज। लेकिन उसने मुश्किल से अपना सर उठाया, एक हल्की सी आवाज निकाली, मेरा चेहरा लिक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने लकी को जोर से गले लगा लिया और उसके लिए गाना गाने लगा, गुड डॉग गुड डॉग। जब मैंने डायरी बंद की, मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मैंने लकी को मॉम और डैड की ग्रेव के पास छोटी सी पहाड़ी पर दफनाया। आज रात चांद पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत रोशन है। मैं 15 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लकी, थोड़ा धीरे चलो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मॉम, डैड, मैं आ रहा हूँ। विन, गुड बाय। रिपोर्टर लिन डायरी पढ़ना खत्म करता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स पागल हो चुके थे। रुको, लकी मर गया और नैन भी? राइटर इतना क्रूएल कैसे हो सकता है? नैन को मारना था ठीक है, लेकिन डॉग को क्यों मारा? लकी ने क्या किया था? ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या नैन सच में मर गया या फिर ये भी एक्टिंग है? कोई प्लीज सच बताओ। रिपोर्टर लिन गहरी सांस लेकर जवाब देता है, पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग नैन की डेथ 5 साल पहले हो चुकी थी। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। प्लीज डेड पर्सन की रिस्पेक्ट करिए, कमेंट्स में थोड़ी डिसेंसी रखिए और इस डायरी को हम प्रिजर्व करेंगे। इसके बाद हम कोई और सवाल का जवाब नहीं देंगे। थैंक यू। रिपोर्टर लिन लाइव स्ट्रीम एंड कर देता है, लेकिन पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होती। लोग विन के सोशल मीडिया पर फ्लड कर देते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, कमेंट्स, हर जगह सिर्फ एक ही बात। इतने लोग सर्च कर रहे थे कि टॉपिक्स ट्रेंड करने लगे। सीईओ विन का भाई नियान मर चुका है। नियान्स डायरी बिफोर डेथ। क्या डायरी सच में रियल है? फिर डायरी वाली लड़की सनी ऑनलाइन पोस्ट करती है, नियान चला गया, आई एम सॉरी, वो बिना कुछ कहे चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कभी नहीं मिला। मैं उसे बचा नहीं पाई। अगर मैं उसे जल्दी हेल्प के लिए ले जाती तो शायद वो इतनी जल्दी नहीं जाता और इतना सफर भी नहीं करता। ज्यादातर लोग अभी भी डाउट कर रहे थे। तब तक सनी ने एक फोटो अपलोड नहीं की। फोटो में जो लड़का ब्राइट स्माइल कर रहा था वो बिल्कुल सेम उन फोटोज जैसा था जो ऑलरेडी इंटरनेट पर नियॉन के नाम से सर्कुलेट हो रहे थे। और तब लोगों को फाइनली यकीन हो गया। इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। सब मान गए कि डायरी सच थी। एक के बाद एक हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। नियॉन लकी, हम तुम्हें घर वापस लाएंगे। नियॉन लकी, तुम जहां भी हो ठीक होना। ये सब फाइनली विन के असिस्टेंट लिन ई तक पहुंचता है। वो काफी देर तक फोन को चुपचाप देखती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, सीईओ विन, 5 साल पहले क्या आपने एक डॉग देखा था, लाइट गोल्डन कलर का? विन कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखती है, फिर कुछ देर बाद धीरे से सर हिला देती है। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई, एंट्रेंस के बाहर पिलर से एक छोटा सा डॉग बंधा हुआ था। पूरा लाइट गोल्डन कलर, सॉफ्ट पिंक नोज, बिल्कुल क्लीन और अडोरेबल। क्लियरली किसी का बहुत प्यारा पेट था। उसे देखते ही मुझे उसकी याद आ गई। नियान को हमेशा एनिमल्स बहुत पसंद थे। मैं उसके पास गई और उसे प्यार से पेट करने लगी। वो पूरी टाइम खुशी से टेल वैग करता रहा। मुझे लगा ओनर वापस आ जाएगा, इसलिए मैं अंदर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर अचानक शोर मच गया। मैं विंडो के पास गई। रोड के बीच एक यंग लड़का उस डॉग को बाहों में पकड़कर रो रहा था। इतना जोर जोर से रो रहा था कि सांस तक टूट रही थी। शायद वही ओनर था। अपेरेंटली डॉग बार बार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पैनिक में लीश तोड़कर रोड पर भागा और कार से टकरा गया। लिनी एकदम चुप हो जाती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो नीचे फाइल को देखती है जो अभी अभी आई थी और उसका सीना कस जाता है। सीईओ विन, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना बताए डायरी की इन्वेस्टिगेशन खुद कंटिन्यू
कंटिन्यू रखी और मैंने आपके भाई के साथ क्या हुआ उसके बारे में भी पता लगाया। वो सच में मर चुका है। पुलिस ने उसकी डेथ 5 साल पहले रजिस्टर की थी। डेथ सर्टिफिकेट रियल है, फेक नहीं हो सकता। उसने खुद अपनी जान ली थी और डायरी भी सच थी। इतना बोलने के बाद भी लिनी की हिम्मत नहीं होती विन की तरफ देखने की। वो फाइल स्क्रीन पर खोल देती है। प्लीज ये पढ़ लीजिए, नियान के साथ जो कुछ हुआ सब। आज उसकी डायरी पब्लिक हो गई है। मुझे लगा आप ये जानना चाहेंगी। वो धीरे से डोल की तरफ चलती है, फिर रुककर हल्की आवाज में कहती है, आपके भाई ने बहुत ज्यादा सफर किया। ऑफिस से बाहर निकलते हुए लिनी धीरे से डोर बंद कर देती है। लॉक की हल्की सी क्लिक होती है और बाहर की दुनिया की सारी आवाजें गायब हो जाती हैं। अब ऑफिस में सिर्फ विन है और उसके हाथ में वो रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो उसने जिंदगी में पकड़ी किसी भी चीज से ज्यादा भारी लग रही थी। हवा तक रुक गई थी। जो कोल्ड इंडिफरेंस वो इतने टाइम से जबरदस्ती संभाल कर रखी हुई थी, वो एक फटे हुए बलून की तरह पल भर में टूट गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी फाइल तुरंत खोलने की। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां धीरे धीरे पेपर के रफ एजेस को टच कर रही थी। इंटरव्यू के सीन्स बार बार उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। जब रिपोर्टर ने पहली बार डायरी निकाली थी तभी उसका दिल अजीब तरह से कस गया था और जैसे जैसे वो डायरी सुन रही थी वो सारी फीलिंग्स जो उसने जबरदस्ती दबा दी थी, छोटे छोटे डाउट्स, चुपचाप दर्द, सब वापस आ रहे थे। और फिर वो लाइन, मैं लकी को विन को देना चाहता हूँ ताकि वो उसका साथ दे सके और लकी का ख्याल रखा जाए। विन ने खुद को समझाया था कि ये सिर्फ नियान की चीप मैनिपुलेशन है, लेकिन अब डायरी का हर लफ्ज जहर की सुई बनकर उसके दिल में घुस रहा था। कांपते हुए हाथों से उसने फाइनली फाइल खोली। पहला पेज था नियान का डेथ सर्टिफिकेट, काला सफेद, ठंडा, ऑफिशियल फॉर्मेट में। नेम नियान, मेल, डेट ऑफ डेथ 5 साल पहले का ऑटम, बस 3 महीने बाद उनकी लास्ट फोन कॉल के। कॉज ऑफ डेथ, लोकेशन फाउंड, शहर के एज पर रिवर के पास एक छोटा ग्रोव, वही जगह जिसका जिक्र उसने डायरी में किया था, जहां उसने मॉम और डैड की रिमेन्स दफनाई थी। सुबह एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा जो अपनी चिड़िया घुमाने निकला था। बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फ्यूनरल होम ने क्रिमेशन कर दिया। एशेस टेम्परेरीली रखी गई, फिर हवा में उड़ा दी गई। हर एक लाइन विन के दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। अनक्लेम्ड, ये वर्ड उसके मुंह पे थप्पड़ की तरह लगा। तब वो क्या कर रही थी? वो अपने गुस्से और दर्द में डूबी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि नियान ने उसे धोखा दिया है। शायद वो किसी थेरेपी क्लिनिक में बैठी थी, शायद किसी बिजनेस डिनर में फेक स्माइल कर रही थी, शायद उसने एक बार भी चेक नहीं किया कि वो सच में कहीं जिंदा भी है या नहीं। फाइल के साथ क्राइम सीन फोटोज भी अटैच थी। रेजोल्यूशन लो थी लेकिन काफी क्लियर थी। एक यंग लड़का, इतना पतला और कमजोर की पहचानना मुश्किल था, चुपचाप एक ट्री ट्रंक के अगेंस्ट टिक कर बैठा हुआ था। उसने वही ब्लैक कोट पहना हुआ था जिसका मेंशन डायरी में था। हैट उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा छुपा रहा था। उसके पैरों के पास खाली पिल बॉटल्स और स्लीपिंग पिल्स बिखरी हुई थी और उसकी बाहों में जोर से पकड़ा हुआ था एक पुराना सा ब्राउन स्टफ्ड बेयर। विन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही बर्थडे गिफ्ट था जो मॉम ने उसे 8 साल की एज में दिया था। वो इतने सालों तक उसे अपने साथ लेकर घूमता रहा। एक और फोटो थी डायरी की, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्राइम सीन पर मिली थी। वो उसके पास रखी थी, एक प्लास्टिक बैग में केयरफुली सील की हुई, जैसे उसे डर हो कि सुबह की नमी डायरी को खराब न कर दे। अपने आखिरी पल तक भी वो इस डायरी को प्रोटेक्ट कर रहा था। यही एक जगह थी जहां वो अपना दिल खोल सकता था। विन की सांसें तेज होने लगती हैं, उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है। वो तुरंत अपना हाथ मुंह पर रख लेती है, लेकिन उसके सीने के अंदर से टूटकर निकलने वाली सिसकारी को रोक नहीं पाती। जो आंसू उसने सोचा था कि कब के सूख चुके हैं, वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गर्म आंसू उसकी स्किन पर गिर रहे थे। नैन, वो टूटी आवाज में फुसफुसाई, मेरा नियॉन। उसकी आवाज इतनी रॉ थी कि वो खुद अपनी नहीं लग रही थी। ये कोई सिंपैथी ड्रामा नहीं था, ना कोई झूठी कहानी। वो सच में बीमार था, सच में अकेला था, सच में अपनी लास्ट डेज अनबेरेबल दर्द में जी रहा था और फिर भी आखिरी वक्त तक उसके बारे में सोच रहा था। उस सिस्टर के बारे में जो खुद को कभी इनफ नहीं समझ पाई। उसने जानबूझकर वो सारी बुरी बातें कही थी, जितना हो सके उतना क्रूअल बनकर उसे दूर ढक्का दिया था। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो खुद हर इंसल्ट और हर दर्द सहना पसंद करता, लेकिन विन पर बर्डन नहीं बनना चाहता था। और विन ने क्या किया? उसने उसकी एक्टिंग पर यकीन कर लिया। 5 साल तक उससे नफरत करती रही। जब उसने सुना कि वो मर गया, उसने कहा था चाहे वो मर भी गया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने एक नया भाई अडॉप्ट कर लिया, उस खाली जगह को भरने की कोशिश में जो नियान छोड़ गया था, लेकिन उसने कभी सच में उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अब पछतावा उस पर सुनामी की तरह टूट पड़ता है। उसे उनकी लास्ट फोन कॉल याद आती है, तुम्हें पैसे चाहिए? मैं सब दे दूंगी। खुश, मुझे तुमसे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। नियान, तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है। और फिर उसने कॉल काट दिया था और उसे ब्लॉक कर दिया था। ये वर्ड्स उसे कितना हर्ट हुए होंगे। क्या उसने फिर खून उल्टी किया होगा? क्या वो लकी को गले लगाकर रोता रहा होगा जब तक उसकी सांस टूटने ना लगी हो? इतने सालों से दबा हुआ ग्रीफ फाइनली उसके गले को चीरकर बाहर निकल आता है, एक टूट चुकी रॉ स्क्रीम। विन अब खुद को संभाल नहीं पाती। वो चेयर से फिसलकर सीधा फ्लोर पर गिर जाती है, बिल्कुल एक खोए हुए बच्चे की तरह खुद में सिमटकर। वो बिना किसी रिस्ट्रेंट के रोती रहती है। उसकी रूह तक टूट चुकी थी। हर सिसकारी में गिल्ट, डिस्पेयर और एक ऐसा दर्द था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। वो अपनी मुट्ठियों से फ्लोर पे मारने लगती है। उसके नेल्स एक्सपेंसिव कार्पेट पे धंसने लगते हैं। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी, मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? ये एक ही थॉट
थॉट बार बार उसका दिमाग खा रहा था। थेरेपी क्लिनिक के बाहर वाला दिन, हैट और मास्क पहने वो दुबला पतला फिगर जिसे उसने पपराजी समझा था, वो उसका नियॉन था। उसने सीधा उसकी तरफ देखा था और विन बिना दूसरी बार सोचे उसके पास से निकल गई थी। काश वो रुक जाती, काश उसने बस एक सवाल पूछ लिया होता, काश। लेकिन जिंदगी काश पर नहीं चलती। ऑफिस के बाहर लिन ई और कुछ स्टाफ मेंबर्स चुपचाप उसके टूटने की आवाज सुन रहे थे। सब एक दूसरे को हेल्पलेस नजरों से देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। सब जानते थे विन को ये फेस करना ही पड़ेगा, उसे इस ब्रूटल ट्रुथ का सामना करना ही होगा। विन को नहीं पता वो कितनी देर तक रोती रही, कब उसकी आवाज जवाब दे गई, कब आंसू खत्म हो गए, उसे कुछ याद नहीं। बस उसकी बॉडी के अनकंट्रोलेबल ट्रेमर्स और साइलेंट हिकअप्स बचे थे। वो फ्लोर पर पड़ी शैंडलिया को ब्लैंक आंखों से देखती रही, जैसे दुनिया का सारा रंग उससे छोड़कर चला गया हो। अगले दिन विन ऑफिस नहीं आई। लिन ई ने अर्जेंट काम हैंडल किए, फिर शाम को हैवी हार्ट के साथ विन की विला की तरफ चली गई। उसके पास स्पेयर की थी। जैसे ही उसने डोर खोला, तेज अल्कोहल की स्मेल सीधा उसके मुंह पर लगी। लिविंग रूम की हालत बिल्कुल बर्बाद थी। हर जगह खाली बॉटल्स पड़ी थी, कुछ उलट चुकी थी। विन सोफा के कोने में सिमट के बैठी थी, अभी भी कल वाले ऑफिस क्लोथ्स में, बाल पूरे उलझे हुए, आंखें सूजी हुई, गालों पर सूखे आंसुओं के निशान, और उसकी उंगलियां डायरी की प्रिंटेड कॉपी को इतनी जोर से पकड़े हुई थी जैसे वही उसकी लास्ट लाइफलाइन हो। सीईओ विन, लिन ये धीरे धीरे उसके पास आई। विन ने बहुत धीरे सर उठाया, उसकी नजर बिल्कुल खाली थी। काफी देर बाद जाके उसकी आंखें फोकस हुई और लिन यी का चेहरा पहचाना। लिन यी, उसकी आवाज इतनी बैठ चुकी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या वो मुझसे नफरत करता था? आखिर में क्या वो मुझसे नफरत करता था? लिन यी का दिल टूट गया। वो नीचे बैठ गई और धीरे से विन के हाथ से खाली बोतल ले ली। सीईओ विन, उस डायरी में जो कुछ भी था उसके बाद भी अगर एक चीज क्लियर है तो ये कि न्यान ने कभी आपसे नफरत नहीं की। आखिरी पल तक वो बस आपकी खुशी चाहता था। खुशी? विन की आवाज टूट गई। मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश रहने का क्या हक है? वो दूसरी बोतल पकड़ने जा रही थी लेकिन लिन यी ने रोक लिया। सीईओ विन, आप खुद को और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अगर नैन आपको इस हाल में देखता तो उसे कभी सुकून नहीं मिलता। नैन? विन फिर से टूट गई। आंसू दोबारा बहने लगे। वो दर्द से कितनी नफरत करता था। अकेले मरते वक्त वो कितना डरा होगा। और लकी भी उसके साथ नहीं था। आखिरी वक्त में भी उसने मॉम वाला बैर पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो बोल ही नहीं पाई, बस चुपचाप रोती रही। लिन यी को बहुत मुश्किल से विन को बेड तक ले जाना पड़ा। उसने किसी तरह उसे थोड़ा पानी पिलाया। विन आधी नींद आधे होश की हालत में सो गई, लेकिन सोते वक्त भी उसकी ब्राउज सिकुड़ी हुई थी। लिन यी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी विन को टाइम चाहिए, लेकिन इस स्टेट में कंपनी का क्या होगा और खुद विन का? अगले कुछ दिनों में विन बिल्कुल अलग इंसान बन गई। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया, किसी काम को हाथ लगाना बंद कर दिया। दिन भर विला में खुद को लॉक करके सिर्फ अल्कोहल के साथ रहने लगी। वो शराब में खुद को डुबाकर सब भूलना चाहती थी, लेकिन जितना ज्यादा वो नंब होने की कोशिश करती उतना ही क्लियर न्यान उसके सामने आ जाता। छोटा सा लड़का जो उसके पीछे पीछे घूमता और प्यारी आवाज में दीदी बुलाते रहता था। फिर वो जिद्दी टीनेजर जो हर बात पर उससे आर्ग्यू करता था। और आखिर में अंधेरे में वो कमजोर सा सिलुएट जो एक डेड डॉग को बाहों में लिए बिल्कुल अकेला बैठा था। उसका अडॉप्टेड ब्रदर यू अब्रॉड से वीडियो कॉल करता है। स्क्रीन पर उस चेहरे को देखकर जो हल्का सा न्यान जैसा लगता था, लेकिन पैसे और कंफर्ट ने जिसे बिल्कुल अलग बना दिया था, विन को अचानक खुद से घिन आने लगती है। मैं कर क्या रही थी? किसी रिप्लेसमेंट को ढूंढ रही थी। ये तुम्हारे साथ भी अनफेयर है और न्यान के साथ बिट्रेयल भी। वो कंट्रोल खो देती है और स्क्रीन पर दिख रहे यू के वरिड फेस पर चिल्लाने लगती है। यू डर जाता है। कुछ ही टाइम बाद विन उसके लिए अब्रॉड एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल अरेंज कर देती है। उसके नाम पर एक ट्रस्ट फंड भी सेट कर देती है, इतना कि उसकी पूरी जिंदगी निकल जाए। यू को भेजे ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, आई एम सॉरी, मैं कभी अच्छी सिस्टर नहीं थी, अपनी जिंदगी खुद जियो। वो उस सब्स्टिट्यूट से भी रिश्ता तोड़ देती है, जैसे ऐसा करने से शायद उसका असली भाई के लिए गिल्ट थोड़ा कम हो जाए। कंपनी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। शेयर होल्डर्स फ्यूरियस हो जाते हैं। मीडिया हेडलाइंस चलाने लगता है। सीईओ विन पर्सनल रीजंस की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार। लिन यी पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी, लेकिन वो विन को उस गहरे अंधेरे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी जिसमें वो खुद को ब्लेम करते करते डूब चुकी थी। टर्निंग पॉइंट एक रात आता है। विन फिर से लिविंग रूम के फ्लोर पर नशे में बेहोश पड़ी थी। नींद और होश की बीच की धुंधली स्टेट में उसे लगा उसके सामने न्यान खड़ा है, सफेद क्लीन शर्ट में, बिल्कुल वही ब्राइट स्माइल जो बचपन में हुआ करती थी, और उसके पैरों के पास लकी खुशी से टेल वैग करता घूम रहा था। विन, न्यान की आवाज धीरे से बोली। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। प्लीज खुद को हर्ट करना बंद करो, मेरे लिए इतना कर सकती हो? नैन? विन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। आंसुओं ने सब कुछ धुंधला कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया। न्यान की इमेज बस वही गर्म सी स्माइल के साथ उसे देखती रही। तुम इतनी दूर तक आ गई हो, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है विन। प्लीज हम दोनों के लिए अच्छे से जियो, खुश रहो, मैं हमेशा बस यही चाहता था। नैन इतना ज्यादा रो रही थी कि उससे प्रॉपरली बोलना भी मुश्किल हो रहा था। प्रॉमिस मी विन। नैन की इमेज धीरे धीरे फेड होने लगी। उसकी आवाज भी हल्की पड़ती जा रही थी। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ। विन
जोर से चिल्लाई और अचानक उठकर बैठ गई। रूम खाली था, विंडो से मूनलाइट अंदर आ रही थी। वहाँ कोई नैन नहीं था, लेकिन वो ड्रीम इतना रियल लगा जैसे अभी भी उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। ग्रीफ फिर से उस पर टूट पड़ा, वही क्रशिंग दर्द, लेकिन इस बार उस दर्द के अंदर कहीं एक छोटी सी रोशनी भी थी, बहुत हल्की लेकिन टूटने वाली नहीं। हाँ, नैन अपनी लास्ट ब्रेथ तक विन की हैप्पीनेस चाहता था और यहाँ विन खुद को बर्बाद कर रही थी। अगर नैन कहीं से उसे देख रहा होगा तो उसका दिल कितना टूट रहा होगा। वो नैन को और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती थी, वो उसके सैक्रिफाइस को मीनिंगलेस नहीं होने देगी। अगली सुबह जब लिन ई फिर विला आई, उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिख रही थी, लेकिन अंदर आते ही वो रुक गई। विन ऑलरेडी उठ चुकी थी, उसने शावर लिया हुआ था, क्लीन क्लोथ्स पहने हुए थे, चेहरा अब भी पेल और वीक था, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं थी, उनमें कुछ और था, एक ब्रूटल सी क्लैरिटी, जैसे उसने कोई फाइनल डिसीजन ले लिया हो। लिन ई, विन की आवाज अब भी रफ थी लेकिन काम। मेरे लिए बेस्ट प्राइवेट डॉक्टर अरेंज करो, फुल बॉडी चेकअप, और बोर्ड को इन्फॉर्म करो, आज आफ्टरनून वीडियो मीटिंग होगी। सीईओ विन, क्या आप? मैं ठीक हूँ। विन ने उसकी बात काट दी। उसकी नजर विंडो के बाहर चमकती सनलाइट पर टिक गई। या फिर मुझे ठीक होना पड़ेगा नैन के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए। अपनी आयरन विल के साथ विन ने खुद को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया। उसने डॉक्टर की हर बात फॉलो की, शराब छोड़ दी, खुद को फोर्स करके खाना खाया, सोने की कोशिश की, नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश की। वो फिर से काम में डूब गई, पहले से भी ज्यादा शार्प, ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा एफिशिएंट। कंपनी धीरे धीरे स्टेबल होने लगी, लेकिन जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो डिफरेंस फील कर सकते थे। पुरानी वाली सीईओ विन, जिसमें थोड़ी सी वार्मथ कची थी, वो अब गायब हो चुकी थी। अब वो एक प्रिसीजन मशीन की तरह काम करती थी, कोल्ड, रिलेंटलेस, जैसे एंडलेस वर्क ही उसके अंदर के खालीपन को भर सकता हो। लेकिन काम के अलावा उसने एक और चीज स्टार्ट की, एक साइलेंट लंबी सर्च। वो नैन के लास्ट मंथ्स के हर ट्रेस को ढूंढना चाहती थी। वो समझना चाहती थी कि उन 5 महीनों में क्या हुआ था जब वो उसकी लाइफ में नहीं थी। वो कैसे जिया, कैसे सर्वाइव किया। लिन ई की हेल्प से उसने सनी को ढूंढ निकाला, वही वुमेन जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। दोनों एक वाइट कैफे के प्राइवेट रूम में मिले। विन ने सनी को देखा, स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ी रफ अराउंड द एजेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग। सनी ने भी विन की तरफ देखा, उसके एक्सप्रेशन में सिंपैथी भी थी और हल्की सी रिलीफ थी। सीईओ विन, आप फाइनली आ ही गई। सनी ने धीरे से सांस छोड़ी। मैंने पहले भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी असिस्टेंट ने मुझे वापस भेज दिया। मुझे लगा था आपको सच में नैन की परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी। विन की आवाज बहुत हल्की थी, नीचे दबा हुआ दर्द क्लियरली महसूस हो रहा था। मैं बस अंधी थी, एक बेवकूफ। प्लीज मुझे नैन के बारे में सब बताओ। सनी ने उस औरत को देखा जो बाहर से इतनी पावरफुल लग रही थी, लेकिन जिसकी आंखों में एक बॉटमलेस ग्रीफ था। सनी का दिल हल्का सा पिघल गया। वो बोलना शुरू करती है। वो ग्राइमी अर्बन विलेज हॉस्टल से स्टार्ट करती है। नैन की इनोसेंस, उसकी जिद, कैसे वो खून खांसने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, कैसे सनी को उसे बार बार फोर्स करना पड़ा, तब जाके उसने टर्मिनल लिवर कैंसर के बारे में बताया, कैसे सनी ने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश में। वो बहुत थॉटफुल था। सनी की आंखें लाल हो गई। हमेशा कहता रहता था कि वो मुझे बर्डन नहीं बनाना चाहता। कहता था मैंने बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं, मुझे अपनी ऑटो शॉप खोलनी है एक दिन। जब वो गया, अपने साथ बस कुछ कपड़े और वो पुराना स्टफ बैर लेकर गया। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ब्रिजेस के नीचे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा था, मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। सनी की आवाज टूट गई। काश मैंने उस पर और नजर रखी होती, काश मैंने उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई होती। विन चुपचाप सब सुनती रही। उसके नेल्स इतनी जोर से उसकी पाम में धस रहे थे कि स्किन लाल पड़ गई थी। इतने सालों तक जब वो सिर्फ रिजेंटमेंट और नफरत में डूबी हुई थी, तब एक स्ट्रेंजर था जिसने नियान को थोड़ी सी वार्मथ दी, एक जगह दी जहां वो बिलोंग कर सके, एक इंसान जिसने पूरे शहर में उसे ढूंढा, और वो उसकी अपनी सिस्टर। विन ने धीरे से सांस ली। थैंक यू सनी, उस वक्त उसके साथ रहने के लिए जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी, प्लीज मुझे बता देना। सनी ने सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऑनलाइन इसलिए पोस्ट किया था क्योंकि मैं चाहती थी लोग जान सकें कि नियान एक अच्छा इंसान था। वो उन बातों को डिजर्व नहीं करता था जो लोग उसके बारे में बोल रहे थे। सीईओ विम, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो बस अच्छे से जियो, उसकी डेथ को मीनिंगलेस मत होने दो। ये वर्ड्स सीधा विन के दिल में उतर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नियान ने उसकी ड्रीम में कहा था। कैफे से निकलने के बाद विन उन जगहों पर जाती है जिनके बारे में सनी ने बताया था। वो अर्बन विलेज जहां नियान रहता था, लेकिन साल बीत चुके थे, पूरा एरिया तोड़कर दोबारा बनाया जा चुका था। अब वहां एक शॉपिंग मॉल खड़ा था। विन बिजी इंटरसेक्शन पर खड़ी रहकर इमेजिन करने की कोशिश करती है, नियान यहाँ कैसे सर्वाइव करता होगा, कैसे उस क्रीपी आदमी से बचकर रहता होगा, कैसे कुछ डॉलर्स कमाकर इतना खुश हो जाता था। हर थॉट उसके सीने में छुरी की तरह लग रहा था। वो सुपरमार्केट जाती है और फाइनली उस एनिमल क्लिनिक तक भी पहुंचती है जिसका मेंशन डायरी में था। क्लिनिक का ओनर अब भी वहीं काम कर रहा था। विन उससे फोन में सेव्ड नियान की 17 साल की नियान की फोटो दिखाती है, केयर फ्री स्माइल के साथ हंसता हुआ। ओनर काफी देर तक फोटो देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। रोज इतने सारे एनिमल्स और लोग आते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन विन हार नहीं मानती। वो लकी का डिस्क्रिप्शन देती है, छोटा क्रीम कलर्ड मिक्स्ड ब्रीड डॉग, ओल्ड लेग इंजरी के साथ। ओनर सोच में पड़ गया, जैसे मेमोरी के कोने में कुछ हिल रहा हो, शायद, लेकिन मुझे क्लियरली याद नहीं। विन फिर भी रुकती नहीं। वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंचती है जिसने नियान का केस हैंडल किया था। ऑफिसर अब रिटायरमेंट के करीब
था, लेकिन उसे ये केस अब भी क्लियरली याद था। वो विन को रिवर के पास उस ग्रोज में ले जाता है जहाँ नियान की बॉडी मिली थी। वो पानी के किनारे एक बड़े ट्री की तरफ इशारा करता है, गहरी सांस लेकर कहता है। उस बच्चे को देखते ही दिल टूट गया था। वो बहुत शांत लग रहा था, जैसे बस सो रहा हो। हमने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन की थी, किसी फाउल प्ले का एविडेंस नहीं मिला। हमने डायरी भी पढ़ी थी। ये उसका खुद का डिसीजन था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस वो स्टफ्ड बियर, डायरी और थोड़े पैसे। हमने पब्लिक नोटिस भी निकाला था फैमिली को ढूंढने के लिए। ऑफिसर एक पल के लिए विन की तरफ देखता है, लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं करता। विन उस ट्री के नीचे खड़ी रहती है। अर्ली समर की हवा लीव्स के बीच से गुजर रही थी। हवा में हल्की सी रसलिंग साउंड गूंज रही थी। सनलाइट ब्रांचेस के थ्रू जमीन पर बिखर रही थी। यहाँ बहुत शांति थी, सिर्फ रिवर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या नियान ने यहीं अपनी लाइफ खत्म की, क्योंकि ये जगह मॉम और डैड के करीब थी? उन आखिरी पलों में इन शांत पेड़ों को देखते हुए वो क्या सोच रहा होगा? मॉम और डैड के बारे में, बचपन की फैमिली ट्रिप्स के बारे में। विन धीरे से नीचे बैठ गई। उसने अपनी उंगलियों से ट्री की रफ बाग को टच किया, जैसे वो अब भी नियान की बची हुई वार्मथ फील कर सकती हो। आंसू बिना आवाज के गिरते रहे, मिट्टी में सोख होते रहे। नैन, मैं आ गई हूँ, सॉरी, मुझे इतनी देर हो गई। उसकी आवाज हवा में टूटकर बिखर गई। और फिर फाइनली विन मॉम और डैड की ग्रेव के पास जाती है। शेयर्ड ग्रेव के साइड में उसे एक छोटा सा माउंट दिखता है, इतना छोटा कि इजीली मिस हो जाए। डायरी के अकॉर्डिंग यही लकी की ग्रेव थी। लकी की छोटी सी ग्रेव अब हरी घास से ढक चुकी थी। छोटे छोटे वाइल्ड फ्लावर्स उसके आसपास उगाए थे। विन धीरे धीरे उसके अराउंड की वीड्स साफ करती है। फिर लकी की ग्रेव के पास वो अपने हाथों से एक छोटा सा केयरफुली चोजन अर्न मिट्टी में दबा देती है। उस अर्न के अंदर ओरिजिनल डायरी की एशेस थी। विन ने डायरी को एक स्पेशल इको फ्रेंडली प्रोसेस से क्रीमेटेड करवाया था और उसकी एशेस खुद वापस लेकर आई थी। वो अपना हाथ उस छोटी सी ग्रेव पर रख देती है। लकी, उसकी आवाज बहुत हल्की थी, थैंक यू नैन के लास्ट डेज में उसके साथ रहने के लिए। प्लीज उसके साथ रहना, मॉम और डैड के साथ भी, ओके? सब कुछ खत्म करने के बाद विन अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने खड़ी होती है। फोटोज में उनके जेंटल चेहरे दिख रहे थे। वो 3 बार गहरा झुककर प्रणाम करती है। उसकी आवाज काम और स्टेडी थी। मॉम, डैड, आई एम सॉरी, मैं नैन का ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन अब से मैं हम दोनों के लिए जीऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसका जाना मीनिंगलेस न लगे। सिटी वापस आते ही विन एक ऐसा डिसीजन लेती है जो सबको शॉक कर देता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और अनाउंस करती है कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स का बहुत बड़ा हिस्सा एक नए फाउंडेशन को डोनेट कर रही है, द नियॉन एंड लकी फाउंडेशन। फाउंडेशन 2 मेन एरियाज पर फोकस करता था। पहला, लो इनकम फैमिलीज के यंग कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर। दूसरा, स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करना, प्रॉपर शेल्टर्स बनाना और अडॉप्शन प्रोग्राम्स चलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार विन पब्लिक में अपने भाई नियान के बारे में ओपनली बोलती है। वो डिटेल्स में नहीं जाती, बस इतना कहती है, मेरे भाई नियान को अपनी लाइफ में स्ट्रेंजर्स से काइंडनेस मिली थी और उसने खुद फील किया था कि जिंदगी कितनी फ्रेजाइल और डिफिकल्ट हो सकती है। ये फाउंडेशन उसकी याद में बनाया गया है और उन लोगों की हेल्प के लिए जो उसी हार्ड रोड पर चल रहे हैं जहां वो चला था। मैं चाहती हूँ कि हर लाइफ के साथ जेंटलनेस से ट्रीट किया जाए और हर एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी और तक जरूर पहुंच सके। उसकी अनाउंसमेंट ने बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया और ऑर्डिनरी लोगों को डीपली टच किया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे या उसके इंटेंशंस पर डाउट कर रहे थे, धीरे धीरे उनकी जगह रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ने ले ली। अब लोग समझने लगे थे कोल्ड और पावरफुल सीईओ विन के पीछे इतना गहरा वूंड था और इतनी पेनफुल रिडेम्पशन। फाउंडेशन बहुत फास्ट ग्रो करता है। विन हर प्रोजेक्ट पर्सनली रिव्यू करती है। वो हॉस्पिटल्स जाकर फाउंडेशन के सपोर्टेड चिल्ड्रन से मिलती है। एनिमल शेल्टर्स जाकर उन एनिमल्स के साथ बैठती है जो अभी भी किसी घर का वेट कर रहे होते हैं। और इन सब के बीच कभी कभी उसके चेहरे पर एक रियल और सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिख जाता है। उसकी आंखों का ग्रीफ कभी पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन लगता है उसने उस ग्रीफ के साथ जीना सीख लिया है। वो अक्सर एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाती थी जो फाउंडेशन सपोर्ट करता था। वहां वार्ड्स के बाहर बैठकर वो उन बच्चों को देखती जो अपनी इलनेस से फाइट कर रहे होते थे। एक दिन टर्मिनल लिवर कैंसर से लड़ रहा एक छोटा सा लड़का ऊपर देखकर विन को स्माइल किया और उस मोमेंट में विन को उसमें छोटा सा नैन दिख गया। वो उसके पास गई और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। फिर उसने उसे एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मॉडल गिफ्ट किया। बच्चे के एक्साइटेड चेहरे को देखकर विन के अंदर जम चुकी फ्रोजन लेक में हल्की सी वार्मथ फैल गई। वो सनी की हेल्प करने की भी फिर से कोशिश करती है। सनी के ड्रीम ऑटो शॉप को फंड करने का ऑफर देती है, लेकिन सनी फिर मना कर देती है। सीईओ विन, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, सच में। सनी हंसी, बिल्कुल इजी और अनबॉदर्ड स्टाइल में, लेकिन मैं उसे खुद अर्न करना चाहती हूँ। वैसे भी अब मैं फाउंडेशन के साथ वॉलंटियर कर रही हूँ। स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू वर्क कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती हूँ। अच्छा लगता है। शायद नैन भी यही चाहता कि हम सब अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जीना सीखें। विन उस पर फोर्स नहीं करती। विन सनी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और दिल से ग्रेटफुल भी फील करती है। ग्रेटफुल की फेट ने नियान के हार्डेस्ट टाइम में उसके पास सनी जैसी लॉयल इंसान को भेजा। उस वक्त सनी धीरे से बोलती है। नियान कहता था सोया सॉस में डिप किए स्टीम बन्स दुनिया की सबसे टेस्टी चीज है। सनी विंडो के बाहर देखती है। उसकी आवाज हल्की और शांत थी। मुझे पता था वो सिर्फ बहुत
बहुत भूखा होता था, लेकिन जब भी वो उन बंस के बारे में बात करता था उसकी आंखें चमक उठती थीं, जैसे वो किसी 5 स्टार मील के बारे में बता रहा हो। विन चुपचाप उसके पास बैठी सुनती रही। उसके नेल्स इतनी जोर से पाम में धंस रहे थे कि स्किन ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। शायद बस इसी तरह वो खुद को रोके हुए थी। डायरी के वर्ड से भी ज्यादा पेनफुल ये छोटी छोटी डिटेल्स थी। हर एक डिटेल एक नए कट की तरह लग रही थी। अब विन सब जानती थी। वो जानती थी कैसे न्यान सर्दियों में ड्राई बंस को ठंडे पानी के साथ खाता था, कैसे वो बेड के कोने में दर्द से कांपते हुए चुपचाप सिमट जाता था बिना आवाज निकाले, कैसे लकी उसके वर्स्ट मोमेंट्स में उसके पास चिपक कर बैठता था और उसके आंसू लिक करता रहता था। सनी से एड्रेस लेने के बाद विन उस ओल्ड अर्बन विलेज भी जाती है जहां नियान रहता था। वो जगह कब की डिमोलिश हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ बड़े बड़े हाई राइजेस थे। फिर भी विन अक्सर खुद ड्राइव करके वहां जाती, रोड के साइड कार पार्क करती और बस चुपचाप बैठी रहती, नए बिल्डिंग्स को देखती रहती और इमेजिन करती कैसे उसका भाई अपनी सिक बॉडी को घसीटते हुए इस जगह सर्वाइव करता रहा होगा। कंपनी में सब कुछ अब भी स्मूथली चल रहा था, लेकिन पहले वाली रूथलेस एनर्जी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। अब वो ज्यादा डेलीगेशन करती थी, हर चीज खुद कंट्रोल करने की नीड छोड़ दी थी। लोग कहते थे सीईओ विन अपने भाई के इंसिडेंट के बाद बदल गई। अब वो सॉफ्टर हो गई है, चैरिटी में डिवोटेड। लेकिन सिर्फ लिन ये जानती थी कि विन को कभी सच में पीस नहीं मिला। स्टडी रूम में डायरी की एक कॉपी रखी थी जिसके एजेस बार बार टच करने से सॉफ्ट और वॉर्न आउट हो चुके थे। उसके पास डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा स्टैक भी जमा हो रहा था। लिवर कैंसर ट्रीटमेंट, पैलिएटिव केयर, ग्रीफ काउंसलिंग। विन रिसर्च कर रही थी, एक बहुत लंबी रिसर्च प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट वो भाई जिसे वो बचा नहीं पाई। गोल शायद अपने दिमाग में बार बार उस पास्ट को रिलाइट करना जो कभी बदला नहीं जा सकता। टाइम तेजी से गुजरता गया। डायरी लाइव स्ट्रीम को 3 साल बीत गए थे। नियान एंड लकी फाउंडेशन हजारों फैमिलीज की हेल्प कर चुका था। विन को काउंटलेस अवार्ड्स और रिकग्निशन मिल चुके थे। लेकिन एक रेनी आफ्टरनून उसे एक कॉल आता है। इस बार किसी केयर फैसिलिटी से नहीं बल्कि यू का कॉल था, उसका अडॉप्टेड ब्रदर ओवरसीज से। उसकी आवाज हेजिटेंट और वरीड थी। विन, मैं अब्रॉड वाले हाउस में तुम्हारी पुरानी चीजें देख रहा था। मुझे एक हिडन फोटो एल्बम मिला। उसमें छोटे नियान की फोटोज हैं और कुछ डायरी पेजेस जो तुमने यंग एज में लिखे थे। ऐसी चीजें जो तुमने कभी किसी को नहीं दिखाई। मैंने वो पढ़े और मुझे कुछ मिला, शायद कुछ ऐसा जो तुम खुद भी भूल चुकी हो। मॉम और डैड की डेथ के आसपास का टाइम, जैसे कोई मेमोरी जिसे जानबूझकर दबा दिया गया हो। फोन पकड़े हुए विन का हाथ हल्का सा कांप गया। बाहर बारिश की बूंदें ग्लास पर टैप कर रही थी। उसका सीना अजीब तरह से टाइट फील होने लगा। उसने यू से सब कुछ वापस भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद पैकेज आ गया। फोटो एल्बम के साथ कुछ पुराने पीले पड़ चुके पेजेस भी थे। यंग विन की हैंडराइटिंग, जल्दी जल्दी में लिखी हुई, इमोशन से भरी हुई। वो उनके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट से एक रात पहले की एंट्री थी। उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, एक रिस्की बिजनेस डिसीजन को लेकर। उनके फादर डेंजरस रिस्क लेना चाहते थे। मदर उनके साइड थी, लेकिन यंग विन पूरी ताकत से उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी और गुस्से में उसने कुछ ऐसा कह दिया जो वो एक्चुअली मीन नहीं करती थी। आप सबको बर्बाद कर देंगे। डायरी में उसने पेजेस भर दिए थे अपने पेरेंट्स की स्टबर्ननेस पर गुस्से और फ्यूचर किधर से। और लास्ट लाइन, अगर एक दिन ये फैमिली टूट गई तो पूरी गलती सिर्फ इनकी होगी। ये वर्ड्स जो सालों से दबा दिए गए थे अब एक पुरानी जंग लगी चाबी की तरह थे जो उस मेमोरी के लॉक में घुस चुकी थी, जिसे विन ने अपने अंदर सील कर दिया था। विन सीधा चेयर पर गिर सी पड़ती है। उसकी स्किन पर ठंडा पसीना उभर आता है। अब उसे सब याद आ रहा था। पेरेंट्स के एक्सीडेंट वाले दिन से एक रात पहले घर में जो फाइट हुई थी वही। उस झगड़े की वजह से उसने उन्हें प्रॉपरली गुड बाय तक नहीं कहा था और इतने सालों तक ग्रीफ इतना बड़ा था कि उसने अपने दिमाग से उस मेमोरी को ही मिटा दिया। वो बस ये याद रखना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते थे और वो कितनी हेल्पलेस थी। लेकिन सच, इतने सालों तक जब नियान अकेला सफर कर रहा था तब भी विन अपने पेरेंट्स की डेथ का गिल्ट अंदर दबाकर जी रही थी। एक ऐसा गिल्ट जिसे उसने कभी प्रॉपरली एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने हमेशा सोचा था कि नियान की डेथ उसकी पनिशमेंट है, एक बुरी सिस्टर होने की सजा। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शायद ये क्रूअल वर्ड्स का भी रिजल्ट था जो उसने पेरेंट्स को बोले थे। गिल्ट के ऊपर गिल्ट जमा होता गया और वो ऑलमोस्ट पूरी तरह टूट गई। वो 2 पूरे दिन स्टडी रूम में खुद को लॉक रखती है। जब फाइनली बाहर आती है तो लिन यी से सिर्फ इतना कहती है, मुझे उनसे मिलने जाना है, नियान से, लकी से, मॉम और डैड से। सिमेट्री में नियान और लकी की ग्रेव उसके पेरेंट्स के बिल्कुल पास थी। ये अरेंजमेंट विन ने खुद करवाया था। हेडस्टोन पर फोटो में नियान अब भी वही ब्राइट ओपन स्माइल के साथ हंस रहा था। लकी उसके पैरों के पास ओबीडिएंटली बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी। विन ब्लैक कोट पहने खड़ी थी, बिना अम्ब्रेला के। वो काफी देर तक बस फोटो को देखती रही, फिर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई। वो रो नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियों से फोटो पर जमी बारिश की बूंदों को सॉफ्टली साफ कर रही थी। नियान, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है अब फाइनली मुझे कुछ समझ आया है। मैं हमेशा सोचती रही कि मैंने तुम्हें इसलिए खो दिया क्योंकि मैं इनफ नहीं थी, लेकिन अब लगता है सब बहुत पहले से ही टूटना शुरू हो चुका था। हमारी फैमिली ऑलरेडी एक हार्ड रोड पर चल पड़ी थी। डैड उस रिस्की गैम्बल पर जिद कर रहे थे, मॉम उनके साथ खड़ी थी और मैं भी उस वक्त बहुत जिद्दी थी। फिर तुम्हारी इलनेस और ये सब मिलकर वही बन गया जो बना। मैं गलत थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैंने ऐसी बातें कही जो मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। फिर मैं और गलत हो गई। इतने साल सिर्फ खुद को प्रूव करने में लगा दिए। तुम्हारी एक्टिंग के पीछे का ट्रूथ देख ही नहीं पाई और
और जब फाइनली सच पता चला तब भी मुझे बस खुद को पनिश करना आया। मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हारी लास्ट विश भी भूल गई थी। तुम चाहते थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी खुश रहूं। वो एक पल के लिए रुकती है। बारिश उसके बालों से बहकर उसके आंसुओं में मिक्स हो रही थी, जिन्हें वो अब रोक नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैं न्यायन एंड लकी फाउंडेशन को तुम्हारे लिए संभालती रहूंगी। मैं तुम्हारे जैसे और बच्चों की हेल्प करूंगी। मैं कंपनी को अच्छे से चलाकर उसे ऐसी चीज बनाऊंगी जो और लोगों की हेल्प करे। मैं अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी, इंक्लूडिंग यू। वो किड भी इजी लाइफ डिजर्व नहीं करता था नियान। शायद मैं खुद को कभी पूरी तरह माफ ना कर पाऊं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं खुद को पास्ट में दबाकर नहीं जीऊंगी। मैं तुम्हारे लिए जो प्यार फील करती हूँ उसे लेकर जीऊंगी, सच में जीऊंगी। शायद तुम हमेशा बस मुझसे यही देखना चाहते थे, है ना? वो धीरे से झुककर अपना फोरहेड हेडस्टोन के ठंडे सरफेस पर रख देती है, जैसे उसे लग रहा हो कि दूसरी तरफ से कुछ वापस उस तक आ रहा है। धीरे धीरे बारिश रुकने लगती है। क्लाउड्स के बीच से सनलाइट की एक पतली सी रे निकलकर सेमेट्री पर गिरती है। वो व्हाइट क्रिसैंथेमम फ्लावर जो विन अभी ग्रेव पर रखकर गई थी, उस पर रोशनी चमक उठती है। पेटल्स पर टिकी बारिश की बूंदें लाइट पकड़कर शाइन करने लगती हैं। विन धीरे से खड़ी होती है, एक आखिरी बार अपने भाई की फोटो को देखती है, फिर मुड़कर चलने लगती है। जब वो आई थी तो उसके कदम बहुत भारी थे। अब भी वो धीरे चल रही थी, लेकिन कदम पहले से ज्यादा स्टेडी थे। सेमेट्री के एज पर पाइन ट्रीज के बीच से हवा गुजरती है। हल्की सी रसलिंग साउंड होती है, जैसे एक गहरी सांस, जैसे कोई चीज फाइनली छोड़ दी गई हो। और शायद यही जगह है जहाँ ये कहानी कुछ देर के लिए रुक सकती है। एक कहानी फॉरगिवनेस की, रिडेम्पशन की और उन लोगों की जो टूट कर भी चलना नहीं छोड़ते। विन की जिंदगी फाइनली अपने सबसे पेनफुल चैप्टर को पार कर चुकी थी और अब एक नया चैप्टर लिखना शुरू हो गया था। उस नए चैप्टर में भी लॉन्गिंग थी। नियान की कमी अब भी उसके साथ ही, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में उसकी अपनी हल्की सी रोशनी भी जगह बना रही थी। विन की लाइफ का पेस क्वाइटली बदलने लगा। वो अभी बिजी रहती थी, लेकिन पहले वाली तरह नहीं। पहले वो खुद को काम में डालकर पनिश कर रही थी, अब वो वाली डेस्परेशन नहीं थी। उसने रेगुलर थेरेपी सेशन स्टार्ट किए। पेरेंट्स की डेथ का कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ और वो गिल्ट जो धीरे धीरे ओवर प्रोटेक्शन बना, फिर ऑब्सेशन और फिर ट्रेजेडी, अब फाइनली वो सफेस कर रही थी। प्रोसेस इजी नहीं था। स्लीपलेस नाइट्स आती थी, इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होते थे, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। वो टिक कर सामना करती रही। उसका और यू का रिलेशनशिप भी स्लोली चेंज होने लगा। पुराना फोटो एल्बम और डायरी पेजेस भेजने के बाद पहली बार विन ने खुद यू को कॉल किया। समंदर के उस पार एक लंबी कॉल हुई। विन ने कॉम्प्लिकेटेड पास्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, बस दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, उसके अंदर के उस हिस्सा को याद दिलाने के लिए जिसे वो खुद भूल चुकी थी। उसने यू से कहा कि अब वो समझ पा रही है कि इतने सालों तक डिस्टेंस और अनसर्टेनिटी उसने कैसे फील की होगी। और फिर उसने क्लियरली कहा, खून का रिश्ता हो या ना हो, अब हम फैमिली हैं और मैं चाहती हूँ कि अब से हम सच में एक रियल रिलेशनशिप बनाएं। कॉल खत्म होने से पहले यू ने धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना विन। विन ने आंखें बंद करके हल्की सी स्माइल दी। नैन एंड लकी फाउंडेशन विन की लीडरशिप में और भी ग्रो करता गया। अब वो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प तक सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने प्रोफेशनल, मेडिकल, सोशल वर्कर्स की पूरी टीम बनानी शुरू की, जो थेरेपी और पेलिएटिव केयर प्रोवाइड करे उन पेशेंट्स को जिनकी फाउंडेशन हेल्प कर रही है। फाउंडेशन के एनुअल गैला में एक यंग वुमन जिसे फाउंडेशन ने बचाया था, विन का हाथ पकड़ लेती है। लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मिस विन, थैंक यू। आप और नियान ने मुझे सेकंड लाइफ दी है। उस मोमेंट विन के दिल में जो फीलिंग उठी, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ पीस जैसा, एक अजीब सी क्वाइट पीस, जैसे नियान की लाइफ किसी और फॉर्म में अब भी चल रही हो। विन अब भी सेमेट्री जाती थी, लेकिन अब सिर्फ ग्रीफ के लिए नहीं। कभी कभी वो सनफ्लावर्स लेकर जाती, नियान के फेवरेट। कभी बस चुपचाप बैठकर उनसे बातें करती। फाउंडेशन के अपडेट्स, ऑफिस के डिफिकल्ट डेज की कंप्लेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तब बात करती थी जब नियान जिंदा था। एक बार उसने लकी की छोटी हेडस्टोन के सामने एक नया टॉय रखा। लकी, उसने सॉफ्टली कहा, उसका ख्याल रखना। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और 2 साल बीत गए। एक शाम बिजनेस फोरम के बाद होटल लॉबी में विन की मुलाकात एक फेमिलियर फेस से होती है। रिपोर्टर लिन, वही इंसान जिसने डायरी ढूंढी थी और वो लाइव स्ट्रीम होस्ट किया था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब वो मीडिया वर्ल्ड का रिस्पेक्टेड फिगर बन चुका था। उसके टेम्पल्स पर हल्का सा ग्रे आ गया था। वो मुस्कुराकर विन की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सर्चिंग लुक था। सीईओ विन, बहुत टाइम हो गया। विन ने हल्की सी नॉट दी। रिपोर्टर लिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों होटल कैफे में बैठ गए। कुछ नॉर्मल बातें करने के बाद रिपोर्टर लिन थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर धीरे से पूछता है, सीईओ विन, क्या आप इन सालों में ठीक रही हैं? विन अपनी कॉफी को धीरे धीरे स्टर करती रही। उसकी नजर बाहर बिजी स्ट्रीट पर टिक गई। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब अच्छा था, वो फाइनली बोलती है, लेकिन बुरा भी नहीं। मैंने खुद के साथ पीस बनाना सीख लिया है, पास्ट के साथ जीना सीख लिया है। शायद बड़े होने का मतलब भी यही होता है, बस उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी। रिपोर्टर लिन चुपचाप सुनता रहा। उस डायरी ने बहुत लोगों को बदला। उसने धीरे से कहा, मुझे भी। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी फ्रेजाइल होती है और फैमिली कितना वेट कैरी करती है। मैं बहुत टाइम से सही मोमेंट का वेट कर रहा था, ऑफिशियली आपको थैंक यू कहने के लिए, और सॉरी भी। सच दुनिया के सामने जिस तरह आया। विन ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, उसकी आवाज काम थी। थैंक यू मुझे कहना चाहिए। रिपोर्टर लिन धीरे से कहता है, आपने मुझे नियान की आखिरी आवाज दी। वो बहुत पेनफुल था, लेकिन अगर वो डायरी नहीं होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी उस झूठ के अंदर जीता रहता जो मैंने खुद के लिए बना लिया था, और वही उसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होती। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छा
छा जाती है। फिर रिपोर्टर लिन जैसे फाइनली कोई डिसीजन लेता है। वो अपने ब्रीफकेस में हाथ डालता है और एक हल्का सा पीला पड़ चुका मनीला एनवेलप निकालता है। धीरे से केबल पर विन की तरफ स्लाइड कर देता है। विन उस एनवेलप को देखती है। ये क्या है? जब हम नियान की बिलोंगिंग्स देख रहे थे, ये डायरी के साथ मिला था। उस वक्त मुझे लगा था ये देने का सही वक्त नहीं है, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा, लेकिन अब मुझे लगता है वक्त आ गया है। विन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो धीरे से सांस लेती है और एनवेलप केयरफुली खोलती है। अंदर कोई लेटर नहीं था, एक ड्राइंग थी। कलर्स थोड़े फेड हो चुके थे, पेपर नोटबुक से फाड़ा गया था, एजेस अनइवन थे। ड्राइंग कलर्ड पेंसिल से बहुत केयर के साथ बनाई गई थी। ब्राइट ब्लू स्काई, वार्म सनलाइट, ग्रीन ग्रास, पोनीटेल वाली एक लड़की, वाइड जॉयफुल स्माइल के साथ, क्लियरली यंग विन। उसके हाथ में छोटे नियान का हाथ था, दूसरे हाथ में एक छोटा क्रीम कलर्ड डॉग लकी। पीछे मॉम और डैड खड़े थे, उनके चेहरे पर खुशी भरी हुई थी। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ी शेटी लेकिन सिंसियर हैंडराइटिंग थी, माय फैमिली, ऑथर नियान, विश फॉर विन टू बी हैप्पी फॉरएवर। ड्राइंग के बैक साइड पर एक और लाइन थी, छोटी, थोड़ी मेसी, डार्कर इंक में बाद में लिखी गई, विन आई एम सॉरी एंड आई लव यू। आंसू तुरंत विन की नजर धुंधली कर देते हैं। एक सेकंड में ही उसे नियान दिखाई देने लगता है। वो लड़का जो सिकनेस से अंदर तक टूट चुका था, अपने आखिरी दिनों में दर्द सहकर भी कांपते हाथों से लाइन बाय लाइन ये ड्राइंग बना रहा था। वो रियूनियन ड्रॉ कर रहा था जो वो खुद कभी पा नहीं सका। इस ड्राइंग में कोई रिजेंटमेंट नहीं था, सिर्फ प्यार और एक अपॉलॉजी। विन उस पतले से पेपर को इतनी केयरफुली पकड़ती है जैसे वो दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज हो। एक आंसू ड्राइंग पर टपकने वाला होता है, लेकिन वो तुरंत फिंगर टिप से उसे सॉफ्टली ब्लॉट कर देती है, डर से कि कहीं नियान की लास्ट मेमोरी ब्लर न हो जाए। उसने कभी मेरे बारे में सोचना बंद नहीं किया, विन धीरे से बोलती है। शायद रिपोर्टर लिन से, शायद खुद से। रिपोर्टर लिन बस रेड आइज के साथ क्वाइटली नोट कर देता है। उस रात विन उस ड्राइंग को केयरफुली फ्रेम करवाती है और अपने स्टडी में डायरी की कॉपी के पास हैंग कर देती है। वो बहुत देर तक उसके सामने खड़ी रहती है। आने वाले दिनों में भी विन वही पावरफुल सीईओ विन रहती है जो बिजनेस वर्ल्ड को कमांड करती है, वही नियान एंड लकी फाउंडेशन की बैकबोन। लेकिन उसके दिल के अंदर एक जगह हमेशा सॉफ्ट रहेगी, उस 18 साल के लड़के और उसके छोटे डॉग के लिए। अब वो उन्हें भूलने की कोशिश नहीं करती, वो डिसाइड करती है उन्हें अपने साथ कैरी करने का। वो दुनिया में उस हैवी लव को लेकर चलती है और वैसे जीने की कोशिश करती है जैसे नियान उसे जीते देखना चाहता था। और वो जानती है जिंदगी में रेनी सीजन्स फिर आएंगे, लेकिन अब उसने अपने दिल के अंदर एक परमानेंट वार्म शेल्टर बना लिया है, खुद के लिए और नियान के लिए। ये एंडिंग सिंपल सेंस में हैप्पी नहीं है, लेकिन ये रियल है, कंप्लीट है, अपने स्कार्स के साथ भी। धीरे धीरे विन की लाइफ एक नए नॉर्मल में सेटल होने लगती है। माय फैमिली नाम की वो ड्राइंग उसके अंदर के सबसे ठंडे कोने में एक छोटी सी रोशनी की बीम की तरह है। वो ग्रीफ को इरेज नहीं करती, लेकिन सेल्फ ब्लेम की शार्पनेस को डिसॉल्व कर देती है। विन को समझ आता है कि नियान उसके लिए सिर्फ पेन और रिग्रेट छोड़कर नहीं गया, वो अनकंडीशनल लव छोड़कर गया, अपनी ब्लेसिंग छोड़कर गया। और वही अंडरस्टैंडिंग अब उसे आगे बढ़ने की रियल स्ट्रेंथ देती है। अब वो अपनी लाइफ को ज्यादा इंटेंशनली शेप करना स्टार्ट करती है। सिर्फ काम नहीं, वो ऑयल पेंटिंग दोबारा स्टार्ट करती है, एक हॉबी जो उसे बचपन में बहुत पसंद थी। वीकेंड क्लासेस ज्वाइन करती है, स्टूडियो में टर्पेंटाइन की स्मेल रहती है। ब्रश का कैनवस पर चलना उसे एक ऐसी क्वाइट फीलिंग देता है जो उसने सालों से फील नहीं की थी। वो लैंडस्केप्स पेंट करती है, स्टिल लाइफ पेंट करती है, लेकिन कभी पीपल नहीं, कभी फैमिली नहीं। वो ड्राइंग सिर्फ नियान की थी और विन कभी उसे रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करती। यू के साथ उसका रिलेशनशिप भी धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। ग्रेजुएशन के बाद यू डिसाइड करता है कि वो वापस घर आएगा, लेकिन वो फैमिली कंपनी ज्वाइन नहीं करता। अपनी मेहनत से एक टेक स्टार्टअप में पोजीशन हासिल करता है। विन उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है। जब यू अपने करियर के रफ फेज से गुजरता है, विन उसे ऑर्डर्स नहीं देती, बस पर्सपेक्टिव देती है। वो काइंड जो सिर्फ एक ऐसा इंसान दे सकता है जो जिंदगी में थोड़ा आगे चल चुका हो। कभी कभी दोनों डिनर पर मिलते हैं, वर्क की बातें करते हैं, लाइफ की बातें करते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल सिस्टर और ब्रदर की तरह। एक शाम यू अपनी गर्लफ्रेंड को विन से मिलवाने लाता है। लड़की बहुत नर्वस थी। विन उसे वार्म स्माइल देती है। एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना और एक दूसरे के साथ पेशेंस रखना। उस मोमेंट में विन को एक छोटी सी झलक मिलती है कि अगर नियान जिंदा होता तो शायद लाइफ कैसी होती, शायद वो भी एक सिस्टर की तरह ऐसे ही मोमेंट्स का हिस्सा बनती। नैन और लकी फाउंडेशन का रीच और भी बढ़ता गया। अब वो कंट्री के टॉप मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप्स करने लगे। लिवर कैंसर के लिए अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और टारगेटेड थेरेपी रिसर्च को फंड करने लगे। विन अब सिर्फ डोनर नहीं थी, वो खुद प्रोजेक्ट डिस्कशंस में बैठती थी, एक ऐसे इंसान का पर्सपेक्टिव लेकर जिसने इस डिजीज की वजह से फैमिली खोई हो। वो पर्सपेक्टिव जो किसी लैब में काम करने वाले रिसर्चर के पास नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट रिव्यू के दौरान एक यंग रिसर्चर नई डिटेक्शन मेथड प्रेजेंट करता है। ये मेथड लिवर कैंसर की अर्ली डिटेक्शन रेट को 30% तक बढ़ा सकता है। विन चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखें जलने लगती हैं। उसे नियान याद आता है। जब तक उन्हें पता चला तब तक वो ऑलरेडी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था। वो अपनी पाम को जोर से थाई पर दबा देती है, इमोशंस को नीचे पुश करते हुए। काश उसे थोड़ा पहले डिटेक्ट करने का चांस मिलता। और उस मोमेंट के बाद इस रिसर्च को सपोर्ट करने का उसका डिटर्मिनेशन और गहरा हो जाता है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। एक ऑटम आफ्टरनून विन को एक केयर फैसिलिटी से कॉल आता है।
इस बार यू के बारे में नहीं, सनी के बारे में। मिस सनी कोलैप्स हो गई हैं। वो सालों से ओवरवर्क कर रही थी और अब उनकी बॉडी गिव अप कर रही है। सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। वो आपसे मिलना चाहती है। विन बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना स्केड्यूल क्लियर करती है और सीधा उस छोटे सिटी की तरफ ड्राइव करती है। हॉस्पिटल रूम में एंटीसेप्टिक की स्मेल भरी हुई थी। सनी पहले से बहुत पतली लग रही थी, चेहरा पेल था, लेकिन आंखें अब भी वही क्लियर और जिद्दी थी। सनी ने ऊपर देखकर वीक सी स्माइल दी। सीईओ विन, आप आ गई। विन बेड के एज पर बैठ गई और धीरे से सनी का पतला सा हाथ पकड़ लिया। मुझे सीईओ विन मत बुलाओ, बस विन। सनी हल्की सी हंसी, मुश्किल से सांस लेते हुए बोली, पुरानी आदत। और वैसे भी आप सच में सीईओ विन हो। वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक बात है जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मुझे लगता है आपको वो सुननी चाहिए। विन का सीना कस गया। बोलो। सनी की नजर धीरे से विंडो की तरफ चली गई, जैसे वो किसी पुरानी मेमोरी में लौट रही हो। नियान के जाने से पहले उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था, डायरी में नहीं। उस दिन उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, पेन बहुत ज्यादा था और वो कभी होश में आ रहा था, कभी जा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सनी, अगर विन को कभी सच पता चले तो उसे मेरी तरफ से एक बात जरूर कहना। सनी रुक गई। उसकी ब्रीदिंग हैवी होने लगी थी। विन तुरंत पानी की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन सनी वीकली सिर हिला देती है। उसे पहले बात पूरी करनी थी। उसने कहा, उससे कहना ज्यादा देर तक मत रोना, अपने लिए कोई ढूंढ लेना जो उसके साथ रहे। उसे मॉम और डैड की तरह अकेला मत रहने देना और इंश्योर करना कि वो रोज कुछ गर्म खाना खाए। हर वर्ड के साथ सनी की आवाज और हल्की पड़ती गई। लास्ट वर्ड्स ऑलमोस्ट विस्पर बन चुके थे। विन की आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरने लगे। ज्यादा देर तक मत रोना, किसी को ढूंढ लेना, रोज कुछ गर्म खाना खाना। ये उसकी लास्ट वरीज थी विन के लिए। विन अपना चेहरा सनी के हाथ में छुपा लेती है। उसकी आवाज टूट रही थी। वो कितना बेवकूफ बच्चा था। सनी धीरे से मुस्कुराती है। उसने कभी आपको किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया। वो हमेशा कहता था, मेरी सिस्टर दुनिया की बेस्ट सिस्टर है। कुछ दिनों बाद सनी पीसफुली दुनिया छोड़ देती है। विन उसे नियान की ग्रेव के पास दफनाती है और उसके लिए व्हाइट क्रिसांथेमम्स का बुके रखकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद विन खाने को सीरियसली लेना शुरू करती है। वो एक कुक हायर करती है, रियल होम कुकिंग। धीरे धीरे सिमर हुई सूप्स, वार्म मील्स। वो खुद भी थोड़ा कुकिंग सीखना शुरू करती है। किचन की वार्म उसके अंदर कुछ शांत कर देती है। एक शाम यू का कॉल आता है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी। विन चुपचाप सुनती है और उसके लिप्स का कॉर्नर अपने आप हल्की सी स्माइल में उठ जाता है। वो स्टडी में जाकर माय फैमिली ड्राइंग को देखती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, सिर्फ एक क्वाइट प्रॉमिस, मैं अच्छे से जीऊंगी, तुम्हारा प्यार अपने साथ लेकर। वो अब भी सेमेट्री जाती है, लेकिन अब वो जगह ग्रीफ से ज्यादा पुराने दोस्तों से मिलने जैसी लगती है। वो थर्मस में चाय लेकर जाती, नए अपडेट्स शेयर करती। ड्राइंग अब स्टडी से बेडरूम में शिफ्ट हो चुकी थी। एक रिमाइंडर कि लव अब भी वही है। नैन एंड लकी फाउंडेशन धीरे धीरे लैक्स सपोर्टर्स को जोड़ लेता है। अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम काउंटलेस लाइफ सेव करता है। हर बार जब विन ऐसी कोई न्यूज सुनती, उसके सीने का लिगरेट थोड़ा हल्का हो जाता। एक इंटरनेशनल चैरिटी फोरम में किसी ने कहा, नियान एंड लकी फाउंडेशन एक ईस्टर्न फिलॉसफी कैरी करता है जो कहती है कि जो लोग चले गए उनकी इज्जत करना ही हमें सिखाता है कि जो जिंदा है उन्हें कैसे चेरिश करें। विन हल्की सी स्माइल करती है, एक रियल स्माइल। यही मेरा रास्ता बन गया। यू का करियर भी सक्सेसफुल हो जाता है। टेक वर्ल्ड में उसका नाम बनने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड विवियन को विन से मिलवाने लाता है। विवियन ब्रेस्ड पोक बनाती है और उसकी स्मेल में उनकी मदर की रेसिपी की हल्की सी याद होती है। विन के दिल में कुछ वार्म सा हिलता है। धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। विन के बालों में सिल्वर स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। उसकी आंखें और क्वाइट और गहरी हो जाती हैं। वो कंपनी की डेली ऑपरेशन से पीछे हटने लगती है। ज्यादा फोकस स्ट्रैटेजी और फाउंडेशन पर करती है। अपने गार्डन को सनफ्लावर्स और व्हाइट क्रिसांथेमम से भर देती है। एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर उससे कांटेक्ट करता है। वो नियान एंड लकी फाउंडेशन की स्टोरी दुनिया को दिखाना चाहता था। विन काफी देर सोचती है, फिर मान जाती है, एक कंडीशन पर, सब सच होना चाहिए। फोकस फाउंडेशन के काम पर होना चाहिए, मेरी पर्सनल स्टोरी पर नहीं। कैमरे के सामने विन कंपोज्ड और प्रिसाइज रहती है। फिर डायरेक्टर पूछता है, आप इतने अंधेरे से बाहर कैसे निकली? विन धीरे से सर हिला देती है, बाहर नहीं निकली, मैंने उसे कैरी करना सीखा। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। नियान एंड लकी फाउंडेशन का मतलब है उस प्यार को आगे लेकर जाना और ग्रीफ को और ज्यादा लाइफ में बदल देना। डॉक्यूमेंट्री लोगों के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। विन की स्टोरी ब्रोकन होने के बाद रीबिल्ड करने की एग्जाम्पल बन जाती है। यू की वेडिंग में विन कपल को ऑल्टर पर देखती है, फिर उस एम्प्टी सीट की तरफ नजर जाती है जो उसने नियान के लिए रखी थी। कुछ लोग फिजिकली यहाँ नहीं होते, वो सॉफ्टली कहती है, लेकिन वो हमारे लिए खुश जरूर होते हैं। खुश रहना विन। साल बीतने के साथ विन एक ग्रैंडमदर फिगर बन जाती है। छोटी क्विन को बाहों में लिए रहती है। बच्ची की आंखें बिल्कुल नियान जैसी लगती हैं। वो स्ट्रोलर को सनफ्लावर्स के बीच पुश करते हुए सॉफ्टली बोलती है, ये तुम्हारे ग्रेट अंकल नियान है और ये लकी, दोनों तुमसे बहुत प्यार करते। जब क्विन 3 इयर्स की होती है वो अपनी क्लियर सी छोटी आवाज में बोलती है, ग्रैंडमा विन, और वो आवाज विन के अंदर सनलाइट की तरह उतर जाती है। विन क्विन को फेरी टेल्स पढ़कर सुनाती है, लेकिन कभी उस हैवी पेन का नाम डायरेक्टली नहीं लेती। फैमिली कंपनी इंडस्ट्री बेंचमार्क बन जाती है। नियान एंड लकी
फाउंडेशन और ग्रो करता रहता है। विन और पीछे हटने लगती है, अपने गार्डन का ख्याल रखती है, फ्लावर्स को ब्लूम और विदर होते देखती है। एक रात क्विन स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार की तरफ पॉइंट करती है। ग्रैंडमा विन, वो स्टार कितना ब्राइट है। विन सॉफ्टली मुस्कुराती है, शायद तुम्हारे ग्रेट अंकल नियान हम सब पर नजर रख रहे हैं। विन के 70th बर्थडे पर यू उसे एक हैंडमेड फोटो एल्बम गिफ्ट करता है। फर्स्ट पेज पर माई फैमिली ड्राइंग लगी होती है और साइड में क्विन की केयरफुल हैंडराइटिंग, ग्रेट ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडमा, ग्रेट अंकल नियान, लकी और हम। लास्ट के कुछ पेजेस ब्लैंक थे, नीचे एक नोट लिखा था, आगे के दिन हम मिलकर फिल करेंगे। विन अपनी फिंगर टिप से फोटोज को सॉफ्टली टच करती है। उसकी आंखें गीली थी लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। इस गिफ्ट ने उसे एक बात समझा दी, नियान कभी भूला नहीं गया। वो इस फैमिली की मेमोरी में हमेशा के लिए वार्मली वीव हो चुका है। अपनी ओल्ड एज में विन पुरानी बिलोंगिंग सॉर्ट करती रहती है, सब चीजों पर लेबल्स लगाती ताकि क्विन जान सके फैमिली कहाँ से आई थी। और आखिरकार वो सीईओ जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दी, एक दिन शांति से दुनिया छोड़ देती है। उसके आखिरी शब्द आंसुओं के बीच निकले, मॉम, डैड, नैन, तुम मुझे लेने आ गए। सॉरी, मैं नैन का वैसे ख्याल नहीं रख पाई जैसे मुझे रखना चाहिए था। रूम में किसी ने कभी किसी ओल्ड वुमन को इतना रोते नहीं देखा था, लेकिन जब विन गई तब वो फाइनली पीस में थी। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट, सैटिस्फाइड स्माइल थी, बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की तरह जो फाइनली घर वापस पहुंच गया हो।